तो स्वागत करते हैं आप सब लोगों का टीन वुल्फ में, जहां पर हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं टीन वुल्फ का सीजन 4 का एपिसोड नंबर 7। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। शुरू करने से पहले आज का टारगेट है जस्ट 130 प्लस लाइक का, तो प्लीज कंप्लीट करना, जो ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है। और हमने लास्ट एपिसोड में देखा किस तरह क्रेट बेजोकर्स को लेकर आ चुकी है लड़ने के लिए, क्योंकि उसको पता करना है बेनिफैक्टर कौन है और उसे मारना है। जिसमें हम पहले सीन में देख पाते हैं एक लैब को, जहां पर एक साइंटिस्ट एक वेयरवुल्फ के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और माउंटेन एज से उसको घेर के रखा हुआ है। और यहाँ पर उसके आंखों और पूरे चेहरे से ब्लैक कलर का फ्लूइड निकलने लग रहा है, जैसे कि वो मर रहा हो। और यहाँ पर साइंटिस्ट को कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर वो अपनी टी पी रहा है और आराम से बेनिफैक्टर की वॉइस में आवाज सुनने लग रहा है, जहां पर बेनिफैक्टर कह रहा है कि फोटो भेजो, उसके बाद तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे, और अगले को मारोगे तो उसके लिए अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा। हर एक के ट्रांसफर अलग अलग होंगे और जितनों को मारोगे उतने पैसे आते जाएंगे। और यही सुनने लग रहे थे स्कॉट एंड स्टाइल भी, और वो दोनों सोचते हैं कि ये सारा पैसा हेल फैमिली का है, जिसको ये बेनिफैक्टर यूज कर रहा है सारे सुपरनैचुरल्स को मराने के लिए बिना बात में। हम देखते हैं यहाँ पर साफ करता है स्टाइल, कोई तो बात है यार, वो सारे सुपरनैचुरल्स को खत्म करना चाहता है, तो तुमसे पक्की दुश्मनी ले रखी है, बट इतने सारे पैसे हैं, हमको क्या हेल फैमिली को वापस कर देने चाहिए? और हम देखते हैं स्कॉट बोलता है बिल्कुल यार, उन्हीं के पैसे हैं। बट तभी स्कॉट को बोलने लगता है स्टाइल कि यार थोड़े पैसे हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमारी भी जरूरत है, और ऊपर से ये पीटर का भी तो पैसा है, हम डेरिक का पैसा दे देंगे, पीटर के में से थोड़ा रख लेंगे, क्योंकि पीटर तुम्हें पता है वो साइको, उसके पास इतना सारा पैसा होगा तो पता नहीं वो क्या करा सकता है। और यहाँ पर स्कॉट के ऐसे कोई प्लान नहीं थे, बट यहाँ पर हम देख पा रहे थे स्टाइल चाहता है कुछ पैसे को रखना अपने लिए और अपने पूरे ग्रुप के लिए। और अब हम देखते हैं इस तूफानी रात में लेकर आ चुका था डेरिक ब्रेंडन को हॉस्पिटल में, क्योंकि उसकी हालत खराब थी। और हम देखते हैं यहाँ पर इमरजेंसी के लिए उसको एडमिट कर लेते हैं। और वही हम देखते हैं बैक्टेरियन डॉक्टर एलन के पास कोई आकर उस पर अटैक करता है, और यहाँ पर एलन परफेक्टली फाइट करता है और बोलता है कि आप मुझे पहले फोन कर सकती थी ना सातोमी। और हम देखते हैं यहाँ पर सातोमी एक अल्फा बन चुकी है, और ये वही है जो कीरा की मॉम के साथ थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में। और यहाँ पर यह अभी भी जिंदा है और नियर बाय बीकन हिल ही रहने लग रही थी अपने ग्रुप के साथ में, और यहाँ पर आ चुकी है एलन से हेल्प मांगने के लिए। और वही हम अगला दिन देख सकते हैं, सैटरडे को भी यहाँ पर स्कूल है। नॉर्मली अमेरिका में सैटरडे को स्कूल नहीं होता है गाइस, बट यहाँ पर इनके एक एग्जाम लिया जा रहा है जिससे कि इनको कॉलेज अच्छे मिल सके। हम देख पा रहे थे ये सारे स्टूडेंट आ चुके एग्जाम देने के लिए, और सब लोग नर्वस हैं। और यहाँ पर इनका टीचर बन के कोई और नहीं, वही सरफिरा साइंटिस्ट आए जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। हम देख पाते सारे बच्चे हम इंप्रेशन डाल के अपनी शीट्स पे बैठ जाते हैं अपनी कुर्सियों पे, और यहाँ पर इन्हें अपने फोन भी सबमिट कर दिए हैं। हम देखते हैं एग्जाम स्टार्ट होने वाला था, और यहाँ पर नेटली जो लिडिया की मोम है वो यहाँ पर इन्विजिलेटर है, और यहाँ पर वो कोच का वेट कर रही थी। बट हम देखते हैं कोच के ना आने पे कोच के साल बॉबी, और हम देखते हैं कहीं ना कहीं वो कोच को बचपन से ही जानती थी। हम देख पाते हैं वो उसको उसी हालत में छोड़कर वहां से जाकर बोलती है कि वो यहाँ पर है नहीं, तो शायद उनको दूसरे टीचर को बुलाना चाहिए। बट तभी ये डॉक्टर साफ करता है कि कोई नहीं, अभी के लिए एक ही टीचर बहुत है, बाद में बुला लेना, एग्जाम को स्टार्ट करना चाहिए। हम देखते हैं एग्जाम स्टार्ट होता है और उनमें से एक स्टूडेंट एग्जाम देखकर बेहोश हो जाता है, जहां पर नेटली उसे उठाने जाती है और देख पाती है उसके हाथ पे कुछ रैशेस थे। और ये देख के नेटली डरती है, बट किसी भी बच्चे को कोई हरकत करने के लिए मना करती है, और यहाँ पर साफ करके जाती है इस डॉक्टर को कि इस बिल्डिंग से कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए। और ये कहने के बाद बाहर भागने लगती है, और कुछ स्टूडेंट अंदर आने का ट्राई कर रहे थे, उनको भी धमकाती है और बोलती है बाहर चले जाओ, बिल्डिंग के अंदर आने की जरूरत नहीं है, और गेट्स को बंद कर देती है। और ये देख के स्टूडेंट बाहर आने लगते हैं कि जैसे कोई गड़बड़ है। और हम देखते हैं यहाँ पर ये बायोलॉजी टीचर थी और जानती है कि कोई गड़बड़ है। जिस तरह का रैश उसने उस लड़की के हाथ पे देखा, हम देखते सब बच्चे डर चुके थे, बट वो सबसे स्माइल करते हुए कहती है प्लीज अपनी क्लासरूम में जाओ, सीट पे बैठ जाओ, यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं है। और तभी फोन करती है और इमरजेंसी कॉल के तौर पे बुला लेती है पूरे मेडिकल स्टाफ को, जहां पर उसने बता दिया था कि एक वायरस फैल रहा है और उसको हेल्प करनी चाहिए। हम देखते हैं यहाँ पर एक पूरी टीम आने लगी थी, सब बच्चे कंफ्यूज है कि यहाँ हो क्या रहा है। बट हम देखते हैं लिडिया की मोम ने सबकी जान बचाने के लिए स्टेप उठाया था, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि जिस तरह का रैश था वो कोई बड़ी बीमारी हो सकती है। और अब यहाँ हम देखते हैं कोच को चेक करने के लिए जाती है लिडिया की मोम, और वहां पर उसकी शर्ट उठा के देखते हैं और पता चलता है कि उसकी पूरी कमर पे ऐसे रैशेस पहले से फैले हुए हैं, और कहीं ना कहीं इसी वजह से यहाँ पर पूरी बिल्डिंग के अंदर कहीं ना कहीं कंटेमिनेशन हो चुका है। और वही हम देखते हैं पूरी यहाँ पर टीम आ चुकी थी, और यहाँ पर शेरिफ आके पता करने का ट्राई करते हैं, और तभी बोलते हैं कि उनको इन्फॉर्मेशन मिली है कि किसी तरह का
कोई वायरस है और यहाँ पर उन्होंने क्वारंटीन कर दिया है पूरे स्कूल को। और हम देखते हैं यहाँ पर पता करने का शेरिफ ट्राई करता है, बट यहाँ पर इनको भी कुछ पता नहीं है। तो गाइस 2020 की प्रिडिक्शन इन्हें पहले ही कर दी थी और हम देखते हैं इस पूरी बिल्डिंग को बंद कर दी गया है पूरी तरह से। और यहाँ पर स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं वो फंस चुके हैं, उनके ऊपर टेस्ट होने लग रहे हैं जिससे कि वो नॉर्मल हो तो बता सकें। और ऊपर से नया वाईफाई नेटवर्क कुछ भी नहीं आने वाला है। और हम देखते हैं स्टाइल बात करने लगता है उसी डॉक्टर से और हम देखते हैं डॉक्टर साफ करता है कि अब तक इंसानों ने 2 वायरस को तो पूरी तरह से खत्म कर दिया है, पता नहीं अब कौन सा नया वायरस आ गया हो, तब हमारी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और ये देख के स्टाइल को इस पे डाउट होने लगता है क्योंकि स्टाइल की बुद्धि हमेशा उल्टी डायरेक्शन में ही चलती है। और हम देख पाते हैं सातोमी अपने पैक मेंबर को लेके आते जो उनकी हेल्प कर सकता है और वो कोई और नहीं मलिसा थी। हम देखते हैं मलिसा हॉस्पिटल में थी और थोड़े रश में जाती है सीधा ब्रेडन के पास में और उसको इंजेक्शन लगाकर उसको होश में लाने की कोशिश कर रही थी। और डेरिक को बताती है कि स्कूल के अंदर सब कुछ बंद कर दिया गया है और साइलेंस कोड स्कूल के अंदर ही है, कोई तो गड़बड़ है टाउन में और शायद ब्रेडन बता सके। और हम देखते हैं ब्रेडन होश में आती है और यहाँ पर उससे क्वेश्चन करने लगती है मलिसा कि उनको क्या हो गया था जंगल के अंदर बाकी वेयरवुल्फ को। बट तभी वहां पर साफ करता है डेरिक कि उसने बताया तो पॉइजन हो गया था उन सब लोगों को। बट हम देखते हैं ब्रेडन साफ करती है कि पॉइजन नहीं हुआ था, वो किसी तरह के वायरस से इन्फेक्ट हुए थे जिसने उन सबको मार डाला। और वहां पर हम देखते हैं टेंस्ड हो रहे थे कि स्कूल के अंदर स्टाइल एंड स्कोट भी बंद है और यहाँ पर ये वेयरवुल्फ को मारने वाला वायरस है तो कहीं स्कोट को भी ना मार दे और उसके जितने भी दोस्त वेयरवुल्फ है उनको। और वहीं हम देख पाते हैं लिडिया को क्योंकि उसे कोई सबूत नहीं मिल रहा है इस केस से रिलेटेड। और तभी जैसे सबूत रखने लग रही थी उसे एक फोटो दिखाई देती है जो मेरेडिथ खड़ी थी उसी रूम में जहां पर अभी लिडिया खड़ी थी। और ये देख के वो डरने लगती है और समझ पाती है कि मेरेडिथ उसके घर में पहले आ चुकी है और यहाँ पर वो किसी तरह हेल्प करने की पहले भी कोशिश कर रही थी और अब भी। और हम देख पाते हैं ये फोटो देख के थोड़ी कंफ्यूज और डर चुकी थी लिडिया कि मेरेडिथ उसकी फैमिली को शायद पहले से जानती है। और वहीं हम स्कूल के अंदर देख पाते हैं स्कॉट को जिसकी तबीयत खराब हो रही है और उसके दांत बाहर आने लग रहे हैं और उसने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया है क्योंकि कहीं ना कहीं उस पर वायरस का असर होने लग रहा था और वो अपने शिफ्ट पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। वहां पर हम देखते हैं स्कूल के अंदर ही ब्लड टेस्ट लेने लग रहे हैं बच्चों का जहां पर कीरा डरी हुई है और उसके साथ मलिया है। और हम देखते हैं मलिया कीरा से पूछने लगती है कि स्टाइल और स्कॉट शायद उनसे कुछ छुपा रहे हैं और क्या तुमसे भी छुपा रहे हैं। बट कीरा साफ करती है अगर वो तुमसे कुछ छुपा रहे हैं तो शायद तुम्हारे बेटर के लिए हो सकता है ना। और यहाँ पर मलिया को लगता है शायद उन्होंने बेड के नीचे कुछ उनके छुपा रखा है जिसको वो नहीं बताना चाहते हैं। बट हम देखते कीरा बोलते हैं कि उसको इनके बारे में नहीं पता है। और यहाँ पर जब कीरा का ब्लड लेने की कोशिश करते हैं तो वहां पर ब्लड लेने वाली लेडी को शॉक लगता है और ये देख के वो डर के भागने लगती है कि कहीं उसका सेफ्टी सूट ना फट गया हो। बट हम देखते हैं जैसे वो बाहर जाती है उसकी जान बच चुकी थी क्योंकि उसे लगता था कि अगर उसका सूट फट गया तो वो भी कंटेमिनेटेड ना हो जाए, बट ऐसा नहीं हुआ था। और वहीं हम देखते हैं मिस्टर मकोल बाहर आ चुके थे जो उससे पूछने लगते हैं कि अंदर क्या हो रहा है और उसका बेटा भी अंदर है। बट वो साफ करती है लेडी कि उसे कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, जब तक पूरा कंफर्मेशन नहीं आता उनके पास कि सब लोग सेफ हैं वो किसी को भी अंदर नहीं जाने देंगे। और यहाँ पर शेरिफ साफ करते हैं मिस्टर मकोल से कि अंदर नहीं जाने देंगे हमको। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमें नहीं पता कि अंदर क्या होने लग रहा है। और शेरिफ बोलते हैं कि मुझे लगता है कि शायद वो 2 अनाथ बच्चों से भी ज्यादा कोई बड़े कातिल हैं और यहाँ पर उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। और यहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर मकोल यकीन करने का ट्राई करते हैं। स्कॉट की हालत खराब होने लग रही थी और यहाँ पर उसकी आंखें लाल चमकने लगती हैं। और यहाँ पर मिस्टर याकुमुरा आ चुके थे और उनसे साफ करता है स्कॉट कि प्लीज स्टाइल्स को बुलाओ, मेरे दोस्तों को बुलाओ। और वहां पर सब लोग आ चुके थे और यहाँ पर मलिया भी बोलती है कि उसके नाखून भी अंदर नहीं जा रहे हैं, शायद ये वायरस हम पे अटैक कर रहा है और कहीं ना कहीं हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इन सब चीजों को और यहाँ से हमको बाहर नहीं निकलना चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कीरा बोलती है कि वो तो बिल्कुल नॉर्मल है, बट तभी उसके डैड साफ करते हैं कि वो नॉर्मल नहीं बिहेव कर रही है। उसने आंसर शीट में गलत टिक लगाए हैं सारे, जैसे कि उसे पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। उसको न्यूरोलॉजिकली इफेक्ट करने लग रहा है वायरस। और हम देखते हैं शायद सब लोग वेयरवुल्फ में टर्न हो जाए और वॉयलेंट हो जाए और उससे बचने के लिए सब लोगों को यहाँ पर छुप के रहना पड़ेगा। यहाँ पर वो वॉशरूम या किसी रूम और बेसमेंट भी वो छुप नहीं सकते हैं क्योंकि वॉयलेंट होने पे वो किसी पे भी अटैक कर सकते हैं। और यहाँ पर वो पूरा मैप देखने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बेसमेंट के सहारे सीधा वोल्ट के अंदर पहुंच सकते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं नीचे जाने के बाद एक जगह पता भी लगा लेते हैं बेसमेंट में जो एक सीक्रेट रास्ता था वोल्ट के अंदर जाने का, क्योंकि अगर ये वोल्ट में रहेंगे तो कहीं ना कहीं सेफ रहेंगे और ये किसी पर अटैक नहीं करेंगे और लोगों को इनके बारे में पता भी नहीं चलेगा।
हम देखते हैं यहाँ पर वोल्ट के ऊपर वही निशान बना हुआ था जिसको खोलने के लिए आपको पंजों की जरूरत है। और यहाँ पर स्टाइल इशारा करता है स्कॉट की तरफ कि तुम्हें मलिया से ही कराना पड़ेगा, क्योंकि वो हेल फैमिली से बिलोंग करती है, तो शायद इस वोल्ट को वही खोल पाएगी। और यहाँ पर हम देखते हैं स्कॉट बोलता है मलिया तुम ट्राई करो ना, वैसे भी तुम सीख रही थी और मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रहा हूँ। और हम देखते हैं मलिया को नॉर्मल लगता है, बट उन दोनों से पूछती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, मुझे पता है कि शायद ये लिस्ट से जुड़ी हुई बात है, कि शायद मुझे नहीं बताना चाहते तुम कि मेरा नाम भी उस लिस्ट में है और मुझे भी मारने के लिए लोग आ रहे हैं। और तभी स्कॉट एंड स्टाइल सोचते हैं चलो इसको यही सोचने दो, इसको रियलिटी का पता नहीं चलेगा कि ये पीटर की बेटी है। और हम देखते हैं यहाँ पर बोलते हैं हाँ तुम्हारा भी नाम था, और तभी उसको बोलते हैं कि उसकी $4 मिलियन की बेट लगी है उसके ऊपर। और ये कहने के बाद वो बोलती है चलो अच्छा है, स्कॉट के ऊपर 25 की है और यहाँ पर कीरा के ऊपर 6 मिलियन की है, तो तुम दोनों को मारने के बाद ही कोई मुझे मारने के लिए आएगा, तब तक के लिए मैं सेफ हूँ। और ये सुनने के बाद स्कॉट से स्टाइल साफ करता है कि पहले से बेटर हो चुकी है ये। और हम देखते हैं स्कॉट बोलता है इट्स ओके, बट अभी हमें वोल्ट के अंदर जाना चाहिए। और तभी वोल्ट का रास्ता खोलते हैं और अंदर जाके बैठ जाते हैं और वहां वो कुछ टाइम बिताने लगते हैं। और यहाँ पर साफ करता है कि यहीं से सबकी शुरुआत हुई थी, यहीं से वो बेयर बॉन्ड चोरी हुए थे जिसको यूज करते हुए सबको मरवाया जा रहा है। और यहाँ पर वो सोचते हैं उस पैसे के बारे में कि इतना मोटा पैसा उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। यहाँ पर आइकन हाउस के और MRI स्कैन के पैसों से उसके फादर के ऊपर बहुत बड़ा लोन चढ़ा हुआ है, उसे वो भी हटाना है। और यहाँ पर स्कॉट बोलता है कि उसकी मॉम की फाइनेंशियल कंडीशन भी सही नहीं है और काश की वो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। और यहाँ पर ये सब डिस्कस करने लगते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं मलिया सो चुकी थी क्योंकि वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड थी और उसकी ज्यादा तबीयत खराब है। हम देखते हैं स्कॉट स्टाइल से अकेले में जाके बात करने लगता है कि क्या हमको बता देना चाहिए पीटर के बारे में, मलिया वैसे भी लिस्ट को कभी ना कभी तो पढ़ ही लेगी और तब क्या होगा। बट तभी स्टाइल साफ करता है बिल्कुल नहीं, पीटर एक अच्छा इंसान नहीं है, उसके बारे में से ना पता चले तो अच्छा है। और ऊपर से सारी लिस्ट बाहर आ चुकी है बट यहाँ पर पीटर का नाम नहीं है, मतलब कोई और गड़बड़ भी हो सकती है। और पीटर पे मैं बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता हूँ, वो हर किसी को मैनिपुलेट करता है और शायद मलिया को भी मैनिपुलेट करे और अपनी तरफ कर ले। और कुछ भी कहो कोई भी अच्छा हो सकता है बट पीटर नहीं। और हम देखते हैं स्कॉट बोलता है ये तो सही है तेरी बात, बट हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमको कुछ तो करना पड़ेगा। और यहाँ पर स्कॉट के हाथों से ब्लैक कलर का ब्लड निकलने लग रहा था और इसका इंडिकेशन था कि शायद ये जल्दी मर जाएं। और वहीं हॉस्पिटल में लेके आ चुकी है सातोमी एलन के साथ में अपने पैक मेंबर को जिसकी मौत होने लग रही है। और यहाँ पर मलिसा देख के बोलते ये वेयरवुल्फ को क्या हो रहा है और यहाँ पर कोई गड़बड़ है, तो शायद स्कॉट एंड स्टाइल को पता होना चाहिए क्योंकि वो स्कूल में एग्जाम देने गए हैं। और एलन बोलते हैं सैटरडे को कौन सा एग्जाम होता है। और तभी मलिसा बोलती है कि एक एक्स्ट्रा एग्जाम था। और यहाँ पर इसको ले जाने लगते हैं बट रास्ते में उसकी मौत हो जाती है। और ये देख के इमोशनल होने लगते हैं सब लोग। बट यहाँ पर एलन ने ठान ली कि वो पता लगा के रहेगा कि यहाँ पर क्या गड़बड़ हो रही है। हम देख पाते हैं कि उसने उसकी सर्जरी करके पता लगाने का ट्राई किया और बोलते हैं कि किसी तरह का वायरस है जो पहले वुल्फ को इन्फेक्ट करता था बट इनको भी इन्फेक्ट करना शुरू कर चुका है जो वेयरवुल्फ है। और यहाँ पर हम देखते हैं डेरिक के पास जाती है सीधा मलिसा, जिस टाइम पे डेरिक टाइम बिताने लग रहा था ब्रेंडन के साथ में, और डेरिक से मिलाती है सातोमी को। हम देखते हैं सातोमी मिलने के बाद उसे सब कुछ बताने लगती है कि यहाँ पर उसका पूरा पैक खत्म हो गया है और उसको पता नहीं कि वो कैसे जिंदा रह चुकी है। और यहाँ पर पता चलता है एलन को कि शायद वो इम्यून है क्योंकि जो वायरस ने अटैक किया था बट यहाँ पर वो वेयरवुल्फ को बीमार करने के लिए मॉडिफाई किया गया है। और हम देखते हैं इस बात को सुनने के बाद सब लोग समझ पा रहे थे कि ये सोची समझी साजिश है और शायद अगर ये कोर्ट और उसके पैक मेंबर्स को हुआ है तो शायद उनकी जान भी खतरे में हो सकती है। हम देख पाते हैं कि इसका इलाज कुछ नहीं था। और यहाँ पर सातोमी देखने लगती है डेरिक की तरफ और बोलती है कि तुम बिल्कुल अपनी माँ के जैसे दिखते हो। और हम देखते हैं तभी डेरिक बोलता है हाँ आप मेरी माँ से मिलने आया करती थी बट मुझे ज्यादा मेमोरी याद नहीं है, बट सिर्फ एक मेमोरी याद है जो आप कड़वी चाय लेके आया करती थी, मुझे तो उसकी स्मेल से भी नफरत थी। और तभी एलन बोलता है कैसी चाय, और तभी बताने लगती है सातोमी कि वो चाय बनती थी वाइल्ड पर्पल रेशी से। और हम देखते हैं वो रेशी किसी तरह का मशरूम था जिसको मिलके वो चाय बनाई जाती थी जो डेरिक की मॉम को बहुत ज्यादा पसंद थी, इसलिए सातोमी जब भी मिलने आती थी उसके लिए लेकर आती थी और वो उसकी मॉम को बहुत ज्यादा मिस करती हैं। और वही हम देखते हैं साफ करता है एलन, उसको तो यूज किया जाता है सिकनेस को ठीक करने के लिए, तो मतलब तुम इम्यून हो पाई उसकी वजह से, और शायद हम उसको यूज कर सकते हैं सबको इम्यून करने के लिए, बट वो बहुत ज्यादा रेयर है तो अब कहां पर मिलेगी।
बट तभी डेरिक साफ करता है कि कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, मेरी मॉम हमेशा एक्स्ट्रा रखती थी अपने वोल्ट के अंदर, तो मतलब स्कॉट और उसके ग्रुप को मिल सकती है वो आराम से। और ये सोचने के बाद हम देख पाते हैं स्कॉट के आसपास ही है वो वोल्ट के अंदर, बट हम देखते हैं स्कॉट को पता नहीं है। और यहाँ पर कीरा ने भी उसको टच करके देखने की कोशिश की थी क्योंकि वोल्ट में पहली बार आई थी और वो चीजों को यहाँ टच कर रही थी। और वही हम देखते हैं स्टाइल यहाँ से बाहर जाने लगता है, जहां पर वो साफ करता है कि उसको बाहर जाके पता लगाना पड़ेगा बाहर क्या होने लग रहा है। और यहाँ पर जाने से पहले मलिया को वादा करके जाता है कि वो उसके लिए जरूर वापस आएगा और कोई ना कोई सोल्यूशन तो ढूंढ ही लेगा। और स्टाइल यहाँ से जाने लगता है वापस बिल्डिंग के अंदर और अपना शाना दिमाग लगा के सबको बचाने का फिर से ट्राई करेगा। और वहीं स्टाइल ऊपर जाने के बाद देख पाता है कि सिर्फ एक ही एडल्ट बीमार है, वो है कोच। और ऐसा कैसे हो सकता है? और ये देखने के बाद सीधा उसके रूम में जाता है तलाशी करने के लिए। और वही हम देखते हैं लिडिया पहुंच चुकी थी लोकेशन पे क्योंकि उसको अपनी मोम की टेंशन थी कि वो अब तक घर क्यों नहीं आई है। और वहां पर वो मिलती है शेरिफ से और बोलती है यहाँ पर क्या हो रहा है। और शेरिफ उसे सारी चीजें बताने लगता है यहाँ पर क्या क्या गड़बड़ होने लग रही है। और कहीं ना कहीं लिडिया को डाउट थे कि उसे पता है अंदर क्या होने वाला है, शायद कोई मरने वाला है। और इस बार इसकी वो फीलिंग नहीं है बल्कि उसको पता है कि ऐसा होगा ही होगा। और वही अंदर देख पाते हैं साहिल कोच के रूम में सर्च करने लगता है और वहां पर उसको थंबप्रिंट के निशान नजर आते हैं और समझ जाता है कि जो नया उनका टीचर बनकर आया है वही इन सब के पीछे है। बट तब तक वो लेट हो चुका था। वहीं पर वो डॉक्टर यहाँ पर आके बोलता है कि मैंने ये सब प्लान किया था बट तुम्हारा इडियट कोच ने खुद ही वो ड्रिंक कर ली। और हम देखते हैं उसकी तरफ गन तानता है और बोलता है कि तुम्हारे दोस्त क्या है मुझे बताओगे क्योंकि मुझे विजुअल कॉन्फर्मेशन देनी है। और ये देख के समझ जाता है स्टाइल्स कि ये सारा एक प्लान था उसके दोस्तों को फंसाने का और मारने का। और वही हम देखते हैं यहाँ पर कोच वापस सही हो चुके थे और होने के बाद वो देख पाते हैं कि वो कहाँ पर है, इस स्कूल का हाल क्या हो रखा है। बट तभी उसको पता चल जाता है कि उसकी तबीयत अब सही हो चुकी है और धीरे धीरे सब लोग नॉर्मल होते जा रहे हैं क्योंकि इस वायरस का असर इंसानों के ऊपर नहीं होता है। और वहीं वेयरवुल्फ पे इसका असर बहुत बुरा हो चुका था। धीरे धीरे तीनों ही अंधे होने लगते हैं, उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था और वो घबराने लगते हैं कि शायद अब उनकी मौत हो जाएगी। और वहीं हम स्टाइल को देख पाते हैं जिसको वो डॉक्टर ले जाने लगता है गन पॉइंट पे उसके दोस्तों के पास। बट हम देखते हैं वो रेस्ट रूम में लेके आ चुका था और बोलता है यहीं पर तो थे, मुझे नहीं पता कहाँ है। और यहाँ पर साफ करता है डॉक्टर कि उस स्टाइल को जान से मार देगा अगर उसने सही बात नहीं बताई तो। और वो बोलता है कि मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। और हम देखते हो 3 तक गिन के मारने वाला था स्टाइल को, बट फिर भी स्टाइल ने अपने दोस्तों का पता नहीं बताया था। हम देखते हो गिनता है 1 2 और तीसरी में मारने वाला था, बट तब तक पीछे से मिस्टर मकोल उसकी गोली मारते हैं और उसकी खोपड़ी उड़ा देते हैं। बिल्कुल धन्ना दिए थे उस डॉक्टर को। और हम देखते हैं जैसे वो मरता है हम देख पाते हैं यहाँ पर डर चुका था स्टाइल्स कि उसकी मौत तो नहीं हो गई, बट वो सामने मिस्टर मकोल को देख पाता है जो उसके लिए एक मैसेज लाए थे और बोलते हैं कि मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है, बट मलीसा ने बोला है कि वोल्ट के अंदर जाना है। वोल्ट के अंदर एक जार के अंदर है रेशीज मशरूम, वही एंटीडोट है। तुम समझ पा रहे हो? मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है, बट हम देखते हैं यहाँ पर स्टाइल समझ जाता है और वहां से भागने लगता है सीधा बेसमेंट की तरफ। और वहीं डेरेक भी स्कूल जाने के लिए रेडी होता है क्योंकि उसको हेल्प करनी चाहिए उन सब लोगों की। बट हम देख पाते हैं जब तक वो निकलते हैं तब तक कोई उनको मारने के लिए वहां पर आ चुका था। हम देखते हैं इतने बूढ़े होने के बाद भी सातोमी वो बहुत ही अमेजिंग एक्शन करते हुए सीधा उस असैसिन को मार डालती है। और हम देखते हैं उस हंटर को 2 सेकंड में मार दिया था बिना किसी बड़े हथियार के। और वही हम देखते हैं यहाँ पर स्टाइल चिल्लाने लगता है दीवार के अपोजिट साइड में खड़ा होने के बाद और बोलते हैं वो रेशी मशरूम्स हैं, वो एक शेल्फ पे रखे हुए हैं, तुमको दिख जाएंगे, उसको एंटीडोट की तरह यूज कर सकते हो तुम। और हम देखते हैं यहाँ पर सब लोग बेहोश थे, बट यहाँ पर स्कॉट अपनी पूरी पावर लगा के खड़ा होने का ट्राई करता है जहां पर वो बहुत ज्यादा वीक पड़ चुका था। बट हम देखते हैं वो अपनी वेयरवुल्फ विजन से देखने लगता है और उसको दिख जाता है रेशीज मशरूम और उस तक गिरते हुए पहुंचने की कोशिश करता है और उसको जमीन पे गिरा देता है क्योंकि वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। बट हम देखते हैं यहाँ पर ये मशरूम के पोर्स पूरी जगह पे फैल जाते हैं और कहीं ना कहीं उनको ठीक कर देते हैं तुरंत ही। और तभी हम देखते हैं गेट खोलने के बाद यहाँ पर स्टाइल अंदर आने का ट्राई करता है जहाँ पर सब लोग सही हो चुके थे। बट हम देख पाते हैं यहाँ पर मलिया बहुत ज्यादा गुस्सा है और यहाँ पर स्टाइल के पास आने पे उससे दूर चली जाती है क्योंकि उसका नाम लिस्ट में था। ये तो सीक्रेट नहीं था, बट सीक्रेट बड़ा ये था कि उसका पूरा नाम मलिया हेल्स है, तो मतलब वो हेल्स फैमिली से बिलोंग करती है और ये अब तक सीक्रेट छुपा के रखा।
और यहाँ पर स्कॉट भी कुछ नहीं कर पाया था और ये सीक्रेट सबके सामने आ चुका था। और हम देखते हैं मलिया को सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टाइल्स के साथ ही है, क्योंकि वो उस पर 100% ट्रस्ट करती थी और उसने वो ट्रस्ट तोड़ दिया। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है, जहां पर हम पहले सीन में देखते हैं स्टाइल्स अकेला सोने लग रहा है और उसे नींद नहीं आ रही है और वो याद करने लगता है जब वो मलिया के साथ सोया करता था। हम देखते हैं दोनों बेड शेयर करते थे और यहाँ पर उसको अनकंफर्टेबल होता था तो मलिया उसको कडल कर लेती थी और तभी उसको नींद आया करती थी। बट अब यहाँ पर मलिया नहीं है तो उसे उसकी याद आ रही है और लगता है कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है उससे सच छुपा के कि वो हिल्स फैमिली की मेंबर है। हम देखते हैं यहाँ पर उसको पूरा सीक्रेट अभी भी नहीं पता था, बट वो नफरत करने लगी है स्टाइल से कि उसने सारी बातें उससे झूठ बोली। और वहीं मिस्टर मकोल अपना बयान रिकॉर्ड करने लगते हैं कि उनने उस डॉक्टर को इसलिए मारा क्योंकि उनके हाथ में एक राइफल थी और वो एक स्टूडेंट को शूट करने वाले थे और स्टूडेंट की जान बचाने के लिए उनको फायर करना पड़ा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और यहाँ पर वो स्टूडेंट के आगे काउंटडाउन कर रहे थे और 1 से पहले मैंने उसे गोली मार के उस स्टूडेंट की जान बचाई है। और हम देखते हैं अपनी गन और बाकी सबूत को सीज करके ले जाने लग रहे थे और यहाँ पर स्कॉट बाहर खड़ा है, सब कुछ सुनने लग रहा था। और वहां पर उसके डैड बोलते हैं आई एम सॉरी, मुझे जाना पड़ेगा, मैं तुम्हारा मैच मिस करने वाला हूँ और यहाँ पर ये सबूत मुझे दे के आने पड़ेंगे। आई होप तुम्हें बुरा ना लगा हो कि तुम्हारे डैड ने किसी को मार दिया है, बट ये जरूरी था स्टाइल्स की जान बचाने के लिए। और यहाँ पर स्कॉट बोलता है मैं समझ पा रहा हूँ, बट आपने पहले भी ये किया है। तो बोलता है हाँ मैंने किया है। और यहाँ पर स्कॉट का डाउट था कि उसका डैड कैसे इन सब चीजों से डील करता है और तभी बोलता है यार ड्रिंक करके और कोई चारा नहीं है मेरे पास, और अपने बेटे को गले लगा लेता है और बोलता है बेटा मुझे पता है तुम कुछ छुपा रहे हो, तुम और तुम्हारे दोस्त कुछ हैंडल करते हो चीजों को, बट डोंट वरी, अभी तुम अपने तक सीक्रेट रखो, बट जब मैं वापस आ जाऊंगा प्लीज मुझसे जरूर शेयर करना। और मुझे अभी सैन फ्रांसिस्को जाना होगा किसी काम से और ये सब सबूत देने पड़ेंगे वहां पर। और यहाँ पर स्कॉट से आखिरी बार गले मिलके चले जाते हैं उसके डैड। और यहाँ पर स्कॉट पता करना चाहता है बेनिफैक्टर कौन है और एक प्लान बनाता है कीरा, स्टाइल्स और लियम के साथ मिलकर। हम देखते हैं उनका प्लान था कि बेनिफैक्टर को टाउन में बुलाना पड़ेगा, उसके लिए उन्हें किसी एक सुपरनैचुरल को मरा दिखाकर उसके पास सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे क्योंकि मर चुका है, और वहां पर बुलाना पड़ेगा बेनिफैक्टर को। वो फोटो नहीं भेजने वाले हैं और वहां पर तब बेनिफैक्टर पैसे देने के लिए रेडी हो जाएगा। तो पैसे ट्रांसफर होने के बाद वो पता कर सकेंगे कि बेनिफैक्टर कौन है और या फिर उसे पकड़ ही लेंगे। हम देखते हैं यहाँ पर इस कोर्ट का प्लान था, बट यहाँ पर स्टाइल साफ करता है कि बहुत पागल भरा प्लान है, बट हमारे पास अभी कोई और चारा भी नहीं है। वही हम अगले सीन में देख पाते हैं, एक एम्बुलेंस सीधा जाने लगती है हॉस्पिटल की तरफ और यहाँ पर किसी की बहुत बुरी हालत खराब है और पता चलता है ये कोई और नहीं स्कॉट है जिसकी अब मौत हो चुकी है। और ये देख के डॉक्टर बहुत ज्यादा निराश थे और बोलते हैं ऐसा करो मलिसा को बुला लो, उसके बेटे की अब मौत हो चुकी है। हम देखते हैं यहाँ पर मलिसा आने के बाद रोने लगती है, चिल्लाने लगती है हॉस्पिटल के अंदर, और ये देख के सब लोग हैरान थे। हम देखते हैं यहाँ पर मलिसा कंट्रोल नहीं कर पाती अपने इमोशन पे कि उसका बेटा स्कॉट अब मर चुका है। हम देखते हैं उसको लगता है कि कोई सुपरनेचुरल चीज ने उसे मार दिया है और यहाँ पर उसके इमोशन बहुत ज्यादा हावी हो रहे थे उसके ऊपर। और वही हम देखते हैं रूम में आने के बाद अपने आंसू पोंछती है और यहाँ पर देखती है सीधा स्कॉट की बॉडी को, और वहां पर सब लोग इकट्ठा हो चुके थे और अब उसे पता था कि स्कॉट मरा नहीं है, बट उसे ऐसी एक्टिंग करनी थी कि वो मर चुका है। और हम देखते हैं फ्लैशबैक का सीन जहां पर स्कॉट अपने दिल की धड़कनों को स्लो करने वाला था। यहाँ पर कीरा उसकी हेल्प करती थी और हम देखते हैं यहाँ पर कीरा की मॉम को नहीं लगता कि एक अच्छा आइडिया है, बट यहाँ पर उनके पास कोई और प्लान नहीं था। और यहाँ पर लियम भी टेंस्ड है कि अगर कुछ हो गया स्कॉट को तो, बट हम देखते हैं स्कॉट ये रिस्क लेने के लिए तैयार था क्योंकि वो जानना चाहता है कि बेनिफैक्टर कौन है। हम देखते हैं यहाँ पर उसको इलेक्ट्रिक शॉक देकर कीरा उसकी दिल की धड़कनों को स्लो कर देती है और यहाँ पर उसको ड्रीम्स आते रहेंगे जब तक कोई स्टेट में रहेगा। और यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में पता चल चुका था कोर्ट की मॉम को इन बातों का, बट फिर भी वो टेंस थी और उसको डर लग रहा था कि उसका बेटा शायद कभी ना उठ पाए, बट तभी उसकी दिल की धड़कन सुन सकती है जो बहुत ज्यादा स्लो हो चुकी थी। और एज अ वेयरवुल्फ और ऊपर से अल्फा वो कर पा रहा था इन चीजों को, बट अगले 45 मिनट तक ही, बट अगर 45 मिनट से ज्यादा होते हैं तो शायद वो मर जाएगा। और ये देख के स्कॉट की मॉम को टेंशन होने लग रही थी और यहाँ पर कीरा की मॉम खुद टेंस्ड है क्योंकि ये सब उनके हाथों होने लग रहा है तो कोई गड़बड़ ना हो जाए। और वही हम देखते हैं साहिल मिस्टर आर्जेंट की हेल्प लेता है वहां पर बेनिफैक्टर से कांटेक्ट करने के लिए, जहां पर हम देखते हैं उन्होंने बोल दिया था कि स्कॉट मैकॉल मर चुका है और उसके लिए विजुअल कॉन्फर्मेशन करना इम्पॉसिबल है, पुलिस आने वाली यहाँ पर 40 मिनट में, तो तुम ऐसा करो आकर देख लो, और अगर तुम टाइम पे आके नहीं देखते और पैसा ट्रांसफर नहीं करते हो तो मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ बेनिफैक्टर। और ये देखने के बाद स्टाइल भी कंफ्यूज था, बट यहाँ पर मिस्टर आर्जेंट का प्लान फुल प्रूफ हो चुका था कि वो किसी ना किसी तरह बेनिफैक्टर को वहां तक पहुंचा सकते हैं। और वहीं
कोर्ट को नाइटमेयर्स आने लग रहे थे जहां पर वो लियम को हर्ट होते हुए देख पा रहा था और उसको लगता है कि शायद उन सबको मार देना चाहिए जो उनके पीछे आने लग रहे हैं। बट हम देखते हैं स्कॉट ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता है और वो किसी को नहीं मारना चाहता है। बट उसको यहाँ पर ये नाइटमेयर आ रहे हैं कि लियम उसके हाथों से छूट रहा है और वो मर जा रहा है। ये सारे सिर्फ नाइटमेयर थे स्कॉट के जो उसकी दिल की धड़कन कम होने की वजह से आने लग रहे थे। और वहीं मिस्टर आर्जेंट खुद टेंशन में है और टाइमर लगा रखा है कि अगर 28 से पहले अगर कोई नहीं आया यहाँ पर तो वो शायद कोर्ट को वापस जिंदा कर दे और उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है वरना उस कोर्ट को खो देंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं गाड़ी में बैठ के देखने लगती है कीरा की मॉम और कोर्ट की मॉम आते जाते लोगों पर पता करने के लिए कि बेनिफैक्टर कोई अलग बंदा तो नहीं आया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कोर्ट की मॉम को टेंशन थी क्यों अपने बच्चों को ऐसी लड़ाई लड़ने देते हैं। बट तभी कीरा की मॉम साफ करती है कि अगर वो लड़ेंगे नहीं तो उनको भागना पड़ेगा और छुप के पूरी जिंदगी बितानी होगी, उससे बेटर है कि वो लड़े अपने हक के लिए। और हम देखते हैं यहाँ पर स्कॉट की मॉम एक एक बंदे को देखती जा रही थी जो हॉस्पिटल के अंदर आ रहा है बट लगभग कोई भी ऐसा नहीं था जो बाहर का हो। और वहीं जो भी मैन्युफैक्चरर है वो विजुअल कॉन्फर्मेशन के लिए हॉस्पिटल में जरूर आएगा। और यहाँ पर स्टाइल 3 लैपटॉप के अंदर देखने लग रहा था कैमरास को जो पूरी बिल्डिंग में लगे हुए हैं पता करने के लिए कि कहां से बेनिफैक्टर आ सकता है। बट हम देखते हैं एक के बाद एक कैमरा खराब होने लगते हैं और ये देख के समझते हैं कि शायद टेरिस पे कोई दिक्कत है। और यहाँ पर कीरा अपनी तलवार लेके जाती है और उसके पीछे जाने लगता है लियम, जहाँ पर ऊपर जाके चेक करेंगे कि कोई आया तो नहीं है और अगर कोई खतरा हुआ तो यहाँ पर कीरा अपनी तलवार से अटैक कर देगी उसके ऊपर। और यहाँ से दोनों चले जाते हैं और स्टाइल को लगता है कि उनको वापस जल्दी आना चाहिए, शायद ही कोई प्लान हो सकता है। बट हम देखते हैं ये दोनों यहाँ से जा चुके थे। स्टाइल को थोड़ी टेंशन होने लगी थी क्योंकि अगर 45 मिनट्स के अंदर वापस जिंदा नहीं किया स्कॉट को तो शायद वो हमेशा के लिए मर जाए। और वही हम डेरिक को देख पाते हैं जिसको चोट लगी थी बट वो हील नहीं हो पा रही है। और यहाँ पर ब्रेडन उसे चेक करने के लिए आ चुकी थी बट उसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उसकी वीकनेस को जाने। बट यहाँ पर ब्रेडन पता करना चाहती है कि उसको हो क्या गया है क्योंकि उसकी काइंड जो वेयरवुल्फ है वो अपने आप को हील कर लेती है और उसके साथ हीलिंग नहीं हो रही तो शायद गड़बड़ है, ना उसकी आंखें ग्लो कर रही हैं और शायद वो कभी सुपरनेचुरल पावर्स वापस गेन ना कर पाए। तो उसके लिए उसको रेडी होना पड़ेगा और हथियार चलाने सीखने पड़ेंगे जो उसने शायद अब तक कभी नहीं सीखा था। हम देखते हैं यहाँ पर डेरिक इन सब में इंटरेस्टेड नहीं था बट अब उसके पास कोई चॉइस नहीं है। अगर उसे अपने आप को बचाना है तो गन चलानी तो सीखनी ही होगी जो उसे आज तक जरूरत नहीं पड़ी थी। हम देखते हैं यहाँ पर ब्रेडन उसे बताने लगती है गन के बारे में और उसको बोलती है कि मुझ पे चला के ट्राई करके देखो। बट हम देखते हैं यहाँ पर डेरिक ढंग से चला नहीं पाता है और यहाँ पर हम देखते हैं ब्रेडन के पास आने लगते हैं और दोनों किस करने लगते हैं। हम देखते हैं डेरिक ने उसे किस किया था और ये देख के ब्रेडन को थोड़ा अजीब लगा बट फिर भाई ये हॉलीवुड सीरीज है तो यहाँ पर किसिंग स्टार्ट हो जाती है और स्टार्ट होने के बाद रुकती नहीं है। हम देखते हैं यहाँ पर इंटीमेट होने लगते हैं और सीन कट। अब हम आगे देखते हैं मलिया जा चुकी थी उसे वोल्ट के अंदर कुछ सबूत पकड़ने के लिए कि वो हेल्स फैमिली से बिलोंग करती है और वहां पर उसने लॉकर तोड़ के कुछ डॉक्यूमेंट निकाल लिए थे। बट तब तक वहां पर पीटर पहुंच चुका था जहां पर पीटर साफ करता है कि वो डॉक्यूमेंट उसे थमा दे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बट हम देखते हैं तभी मलिया वहां से जाने का ट्राई करती है और पीटर साफ करता है कि तुम्हें शायद लोगों ने बताया होगा कि मैं वीक हूं। बट तभी एक कंक्रीट का पोल तोड़ के दिखाता है और बोलता है कि मैं वीक नहीं हूं और मलिया समझ जाती है कि वो जीतने नहीं वाली है और डॉक्यूमेंट पकड़ाने लगती है वापस। बट तभी पीटर साफ करता है कि मैं डॉक्यूमेंट ले रहा हूं बट तुम्हें पढ़ने के लिए जरूर कहूंगा। और यहाँ पर मलिया साफ करती है कि तुम एक हथियारे हो और तुमसे ना बात करे तो ज्यादा बेटर है। और यहाँ पर वो साफ करता है कि वो हथियारा नहीं है, तुम सिर्फ एक साइड की स्टोरी को सुन के मुझसे बात नहीं कर रही हो, तुम्हें दोनों साइड की स्टोरी पता होनी चाहिए पहली बात तो। जहाँ पर वो बताता है कि उसके घर में आग लग गई थी, वो 6-7 साल के लिए कोमा में रहा था, उसके साथ कोई नहीं था, उसके खुद के विचारों ने, उसके थॉट्स ने उसे पागल कर दिया था सोच सोच कर, जिसकी वजह से उसको थोड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने लगी। बट अब वो यहाँ पर जिंदा है और लोग उसे जज करते हैं, हाँ उसने कुछ गलत चीजें की अपने सही के लिए तो वो वैसा ही है। और यहाँ पर साफ करता है कि मलिया उसी की फैमिली मेंबर है और कहीं ना कहीं हिंट करता है कि वो उसी की बेटी है। हम देख पाते हैं मलिया ये बात एग्री बिल्कुल भी नहीं करना चाहती है कि वो इस कातिल की बेटी है। बट तभी साफ करता है पीटर कि वो उसे हेल्प करेगा उसकी असली मॉम से मिलाने के लिए, जो है एक डेजर्ट वुल्फ जिसे हम कायोटी कहते हैं। और यहाँ पर हम देख पा रहे थे कहीं ना कहीं पीटर चाहता है कि मलिया अपनी मॉम से मिल जाए तो उसके लिए भी ज्यादा बेटर होगा और पीटर शायद ये ऐसा कर रहा है अपनी बेटी मलिया के लिए। और हम देखते हैं भाई पीटर पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल है और वही हम देखते हैं
कीरा और लियम छत पे पहुंच चुके थे हॉस्पिटल के, बट वहां पर उन्हें कोई नहीं दिखाई देता। बट तभी वहां पर बर्जर्कर्स आ चुके थे जो सीधा उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। और यहाँ पर लियम अपने एंगर को यूज करते हुए और कीरा तलवार को यूज करते हुए लड़ना स्टार्ट करती है और यहाँ पर दोनों को पटक पटक के मारते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कीरा बेहोश होती है और ड्रीम करने लगती है स्कॉट के बारे में। और यहाँ पर वो अब तक ग्रेड पे नहीं गए थे उसके बारे में सोचने लगते हैं। बट तभी उसे जगाने की कोशिश करता है लियम और बोलता है कि हम लेट हो जाएंगे, यहाँ से भागो वरना तुम्हारी मौत भी हो सकती है। और हम देखते हैं यहाँ पर लड़कर बिजर्कर को रोकने की कोशिश कर पा रहे थे क्योंकि बिजर्कर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर ये काउंटर बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं पूरे बिजर्कर के फोर्स को। और वहीं बिल्डिंग के अंदर हम देख चुके थे कि अगर बिजर्कर्स आ चुके हैं तो केट भी आसपास ही होगी, जहां पर हम देखते हैं स्टाइल्स वेट करने लगता है कोट की बॉडी के पास में। और यहाँ पर वो वेट कर रहा था मिस्टर आर्जेंट का जो अपने फोन नहीं उठा रहे थे इतनी देर से। और तभी हम देखते हैं वो दूर जाके गिरते हैं उसी रूम में और पता करता है कि शायद यहाँ पर आ चुकी है केट। और वही हम देखते हैं केट आके मारने लग रही थी अपने भाई को और यहाँ पर केट आई थी स्कॉट की बॉडी को लेने के लिए और ये सोच के लगता है कि शायद यही बेनिफैक्टर होगी। बट केट साफ करती है कि वो बेनिफैक्टर नहीं है बल्कि उसको पकड़ने के लिए यहाँ पर स्कॉट की बॉडी चाहती है। हम देखते हैं यहाँ से स्कॉट की बॉडी को ले जाने से मना कर देते हैं स्टाइल्स भी और मिस्टर आर्जेंट भी। बट हम देखते हैं केट यहाँ पर सुनने के लिए तैयार नहीं है और अपने भाई को मारने के लिए तैयार है। बट हम देखते हैं यहाँ पर दूसरे सेट ऑफ गन रख रखी थी मिस्टर आर्जेंट ने जो केट के गर्दन पे लगा देते हैं कि अगर उसने जबरदस्ती करने की ट्राई करी तो शायद उसे गोली से मार दें। और वही हम देखते हैं दूसरा बिजर्कर्स बिल्डिंग के अंदर यहाँ वहां भागने लग रहा था और यहाँ पर उनके आगे आ चुकी है मलिसा और कीरा की मोम जो भागने का उनसे ट्राई कर रही थी। और वही हम देखते हैं ये सब होने लग रहा है हॉस्पिटल में और स्कूल में। बट यहाँ पर लिडिया अकेली थी अपने बोट हाउस में और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अकेले में ट्राई कर रही है पता लगाने का कि ये कब और कैसे खत्म होगा। और हम देख पा रहे थे उसकी मोम उसका पीछा करते वहां पर आती है, उसे डरा देती हैं। और यहाँ पर उसकी मोम के डाउट थे ना उसका कोई बॉयफ्रेंड है तो यहाँ पर अकेले आके करती क्या है वो, और वो जानना चाहती हैं। और हम देखते हैं लिडिया साफ करती है कि वो जानना चाहती है सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में और उसको फोटो दिखाती है मेरेडिथ वॉकर की। और हम देखते हैं उसकी मोम उसे जानती थी और ये देख के शौक है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं उसकी मोम बताने लगती है इस घर के बारे में और वहां पर वो एक डिब्बा लेके आ जाती हैं जो एक तरह का पोर्ट था जिसके अंदर थी उसकी ग्रैंडमा की एशेज। और वो साफ करती हैं कि ये एशेज बचा के रखी हुई थी उनके विल के मुताबिक कि ये तुम्हें दे दी जाए जब तुम्हारा 18th बर्थडे हो और तुम इसे पानी के अंदर फेंक दो। और हम देखते हैं यहाँ पर वो लेके आ चुकी थी लिडिया के पास में और यहाँ पर लिडिया की दादी बहुत पहले मर चुकी थी और यहाँ पर उसकी दादी के और उसके डैड के भी कोई अच्छे कॉन्टेक्ट नहीं थे और उसकी दादी मरी थी लाइकन हाउस के अंदर, तो शायद कोई गड़बड़ है। और हम देखते हैं लिडिया उस पोर्ट को खोलकर देखने लगती है और बोलती है मॉम ये ग्रैंडमा की एशेज नहीं है बल्कि ये माउंटेन ऐश है। और उसकी मॉम को इनके बारे में पता नहीं था बट तभी लिडिया माउंटेन ऐश को फेंकती है और वहां पर एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है उसके डोर पर। मतलब तब से माउंटेन ऐश इसी डिब्बे के अंदर बंद पड़ी थी और यहाँ पर लिडिया की मॉम ने शायद कुछ किया है और यहाँ पर उसकी एशेज नहीं है तो वो कहाँ पर है, और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन उठ चुका था। और यहाँ पर लिडिया नोटिस कर पा रही थी कि पूरा घर ही माउंटेन ऐश वाले वुड से ही बना है। और हम देख पाते हैं शायद इनकी फैमिली को इन सब के बारे में पता है, इनको नहीं तो इसकी दादी को तो पक्का पता था और यहाँ पर ये मेरेडिथ वॉकर को भी जानते थे। हम देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पर केट देख लेती है वॉच के अंदर टाइमिंग लगी हुई है, मतलब स्कॉट शायद मरा नहीं है और यहाँ पर उन्होंने टाइमर लगा रखा है उसकी जान बचाने के लिए। और यहाँ पर मिस्टर आर्जेंट साफ करते केट तुम समझ नहीं रही हो, हमारे पास टाइम कम है, तुम यहाँ से चली जाओ अपने बर्जर्कर्स को लेके, हमारे पास एक प्लान है। और हम देखते हैं केट शायद समझती है और वहां से चली जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर आर्जेंट अभी भी डरे हुए हैं कि उसकी बहन एक साइको बन चुकी है जो पहले भी थी बट उसके पास अब और पावर आ चुकी है तो शायद सबके लिए वो खतरनाक ना हो। और वहीं हम देख पा रहे थे कि कोर्ट बार बार उसी नाइटमेयर को दोहरा रहा है जहां पर वो लियम को बचाने का ट्राई कर रहा है बट म्यूट उसे हर बार मार रहा था। बट हम देखते हैं इस बार स्कॉट म्यूट का साथ देते हुए लियम को मार डालता है क्योंकि उसका सबसे बड़ा फियर यही था कि वो किसी अपने को ना खो दे और अगर वो इससे आगे आ जाता है तो कहीं ना कहीं अपने सपने को तोड़ देगा और वैसा होता भी है। हम देखते हैं जैसे उसका सपना टूटता है वो यहाँ पर जग चुका था जहां पर कीरा ने उसको अपने इलेक्ट्रिक शॉक से वापस जगा दिया था और यहाँ पर वो कीरा को किस करता है जहां पर हम देख पा रहे थे कि टाइम से वो जिंदा तो हो चुका है और यहाँ पर केट जा चुकी है वहां से अपने बर्जर्कर्स को लेकर। और हम देखते हैं कीरा की मोम को बहुत ज्यादा चोट लग चुकी है बर्जर्कर से लड़ते हुए और यहाँ पर उसको संभालने की कोशिश कर रही थी मलिसा बट वहां पर उसकी हालत कुछ ज्यादा ही नाजुक बनी हुई है।
और यहाँ हम देख पाते हैं कि स्टाइल अपने घर आ चुका था ये सब हादसों के बाद, और वहां पर मलिया आई हुई थी। हम देखते हो मलिया से बात करने का ट्राई करते हैं क्योंकि बहुत दिनों बाद उससे बात कर रही थी, और वो साफ करते हैं कि वो पीटर को जान चुकी है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, बट उसकी फैमिली के अंदर कत्ल तो एक दूसरे के होते ही रहते हैं, तो शायद उसको फैमिली की वजह से ऐसा है। और हम देख पा रहे थे कि यहाँ से जाना चाहती है और सबूत इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि उसे नहीं पता कि बेनिफैक्टर कौन है, बट वो जानना चाहती है कि उसकी मॉम कौन है, और कहीं ना कहीं पीटर उसकी हेल्प करेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं स्टाइल पीटर पे यकीन नहीं करता है, बट यहाँ पर जाने देता है मलिया को, क्योंकि वो उसका फादर था। और वहीं डेरिक अब गुची गुची कर चुका है, तो उठने के बाद बेड से वहां पर वेपन्स के पास जाने लगता है, और उसको लगता है कि कहीं ना कहीं उसे वेपन चलाना सीखना पड़ेगा, वरना वो पीछे रह सकता है और शायद उसे ही कोई मार जाए। और वही हम देखते हैं कोर्ट और कीरा साथ बैठे हुए थे, और यहाँ पर कीरा की मोम को एक दूसरे बड़े हॉस्पिटल में लेके जा चुके हैं, क्योंकि उसका इलाज हो नहीं पा रहा था और बहुत ज्यादा लगी हुई है उसे। और यहाँ पर स्कॉट कहता है कीरा को जाने के लिए, बट कीरा नहीं जाना चाहती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा इमोशनली टूट चुकी है, और यहाँ पर उसकी मोम पहले की तरह हील नहीं हो पा रही थी। और हम देखते हैं यहाँ पर स्कॉट साफ करता है कि उनका पूरा प्लान खराब नहीं गया है, उनको कोई देखने के लिए नहीं आया, वो दूसरी बात थी, बट जो भी बेनिफैक्टर है उसके पास इतनी तो पावर है पता करने के लिए कि मैं मरा हूं कि नहीं हूं। और तभी साफ करती है कीरा कि ऐसी पावर तो बेंशी के पास ही होती है, जो दूर से ही लोगों का पता लगा ले कि वो मरे कि नहीं, मतलब जो भी बेनिफैक्टर है वो कोई बेंशी ही है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं केट को, जो सीधा जाती है पीटर के पास में और बोलती है कि तुमने सही कहा था, अभी भी स्कॉट मरा नहीं है। और ये देख के पीटर बोलता है थैंक गॉड वो जिंदा है, और कहीं ना कहीं पीटर बचाना चाहता था स्कॉट को अपने पर्सनल रीजन की वजह से, और यहाँ पर उसने केट को भेजा था। और हम देखते हैं लास्ट सीन के अंदर अब लिडिया टाइम बिताने लग रही थी अपने मॉम के साथ में, जहां पर वो अपनी दादी की कई सारी चीजों को निकाल कर चेक करने लग रही थी। और यहाँ पर उसकी मॉम साफ करती है कि तुम्हारी दादी बहुत क्रेजी चीजें लिखा करती थी, बट उन्हें सब कुछ संभाल के रखी है। और वहां पर उसे एक पेज पकड़ाती है जहां पर कुछ अजीब अजीब अक्षर लिखे हुए थे, और ये देख के लिडिया साफ करती है कि मॉम आपको पक्का यकीन है कि हमारी दादी मर चुकी हैं। और हम देखते हैं साफ करती है लिडिया की मॉम कि हाँ पक्का मेरे हिसाब से तो मरी गई होंगी ना। और हम देख पाते हैं यहाँ पर लिडिया को श्योर नहीं था कि उसकी ग्रैंडमा बीवी मर चुकी हैं, शायद वो जिंदा हो और ये सब वही करवा रही हो, क्योंकि जो पेज पे लिखा हुआ था वो कोई अजीब अक्षर नहीं बल्कि एक कोड था, और ये कोड वैसा ही है जैसा कि लिडिया ने लिखा था, और उसको डिकोड करके उसने पता लगा लिया था कि कौन कौन लोग मरने वाले बेनिफैक्टर के हाथों। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस कोई है जो यहाँ पर मारने लग रहा है, शायद लिडिया की दादी है। ये भाई दादी अम्मा होती खतरनाक है, इस सीरीज में जितनी भी ग्रैंड माँ है वो सब कहीं ना कहीं खतरनाक ही दिखाई गई है, तो शायद ये वही तो नहीं है जो सबको खत्म कर रही है। देखते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले सीन में देख पाते हैं जॉर्डन पैरिश को बांध के रखा हुआ है उसी की गाड़ी के अंदर, और वो चिल्लाने लगता है कि मैं पुलिस ऑफिसर हूं और तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और पता चलता है ये कोई और नहीं उसी का कॉलीग हीक था। हम देखते हैं यहाँ पर वो उसको जिंदा जलाने के लिए पूरी गाड़ी पे कैरोसिन डालने लग रहा था, और यहाँ पर हम देखते हैं चिल्लाने लगता है पैरिश कि उसने ऐसा क्या किया है, और वो इतना कमाता भी नहीं है, बट तभी साफ कर देता है हेग कि उसके ऊपर $5 मिलियन लगे हुए हैं, और यहाँ पर वो उसको मार के वो पैसे ले लेगा, उसको पैसे चाहिए और उसे कोई मतलब नहीं है। हम देखते हैं वहां पर उसके ऊपर कैरोसिन डाल के उसे जला देता है, और यहाँ पर उसे बुरा तो लग रहा था, बट पैसों के लिए उसने अपने कॉलीग को जला दिया था। हम देखते हैं वापस ऑफिस में आने के बाद यहाँ पर हेग अपना काम करने लग रहा है, और यहाँ पर आ चुकी है लिडिया स्टाइल के साथ में शेरिफ से बात करने के लिए कि शायद उसकी दादी अभी भी जिंदा है और कहीं ना कहीं बेनिफैक्टर को हेल्प कर रही है, या फिर खुद एक बेनिफैक्टर है। और हम देखते हैं शेरिफ बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, और वहां पर उसके बारे में डिस्कशन चल रहा था, और यहाँ पर पूछने लगते हैं पैरिश के बारे में शेरिफ, बट तभी हेग साफ करता है कि उसने उसे नहीं देखा है, और यहाँ पर अपना काम करना स्टार्ट करता है, जो बेसिकली वापस कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहा था बेनिफैक्टर को पैसे मांगने के लिए, क्योंकि उसने मार दिया था पैरिश को। बट तभी हम देख पाते हैं पैरिश जिंदा है, पूरी तरह से जल चुका था, बट उसकी स्किन बिल्कुल परफेक्ट थी, और यहाँ पर वो आ चुका है नंगू पुंगू। हम देख पाते हैं नंगू पुंगू अंदर आने के बाद सीधा मारना शुरू करता है हेग को गुस्से में आने के बाद, और हम देखते हैं हेग बोलता है तुम जिंदा कैसे हो सकते हो, मैंने तुम्हें जलाया था। बट हम देखते हैं यहाँ पर गुस्से में पैरिश मारने लगता है, और यहाँ पर शेरिफ पहचान नहीं पाता है पैरिश को और उसकी तरफ गन तानता है, बट हम देखते हैं जो गन हेग के हाथ में थी उससे सीधा शेरिफ के कंधे पे गोली चल जाती है, और यहाँ पर शेरिफ को संभालने की कोशिश करता है स्टाइल्स, और यहाँ पर बीच में नहीं पड़ता है, जहां पर हेग को पटक पटक के मारने लगता है पैरिश।
और यहाँ पर हम देखते हैं कंप्यूटर पे लिखा हुआ था कि किल नॉट कंफर्म, मतलब अब तक पेरिस जिंदा है और ये बात बेनिफैक्टर को पता चल चुकी है कि वो अब तक मारा नहीं है। और यहाँ पर सबके डाउट है कि कोई भी जो बेनिफैक्टर है वो एक बैंशी है और शायद लिडिया की दादी भी यही हो सकती हैं। और वही हम देखते हैं पेरिस को सीधा लेके जाते हैं डेरिक के पास में, क्योंकि शायद वो कुछ बता पाए। और यहाँ पर डेरिक को भी नहीं पता है कि वो जिंदा कैसे है और उसके ना नाखून ना बाल कुछ भी नहीं जला है। और साफ करता है पेरिस को उसको जिंदा जला दिया था तो उसे मर जाना चाहिए था, बट वो ऐसा नहीं हो पाया है, तो कोई तो गड़बड़ है। और तभी कोर्ट साफ करता है कि शायद हमारे जैसा हो सकता है, बट तभी साफ करता है डेरिक कि उसको दूसरों के बारे में तो पता था बट इसके बारे में कुछ नहीं पता है और ये कुछ हो रही है, बट सुपरनैचुरल तो पक्का है। बट तभी हम देख पाते हैं कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था पता करने के लिए, तो शायद वो आर्जेंट्स की हेल्प लें और बीस्टरी जो बीस्ट के ऊपर बुक्स हैं उसको पढ़ें और पता लगाए कि क्या है पेरिस। और हम देखते हैं यहाँ पर पेरिस डर चुका था कि पता नहीं अजीब से लोग क्या बात कर रहे हैं, उसे कुछ नहीं समझ आ रहा है और बोलता है कि तुम लिडिया की तरह साइकिक हो। और हम देखते हैं यहाँ पर साफ करता है कोर्ट कि वो साइकिक तो नहीं है बट उनके पास पावर्स हैं। और तभी वो अपनी अल्फा वाली आंखें दिखाता है और कहीं ना कहीं इसको अब ग्रुप में शामिल कर रहे हैं और बता रहे हैं सारे सुपरनेचुरल क्रीचर के बारे में। और वहीं हम देख पाते हैं यहाँ पर ज्यादा समझ तो नहीं आ रहा है पेरिस को, बट वो साफ करता है कि बट ये लोग हमें मार क्यों रहे हैं और कितने ऐसे मारने वाले हैं। बट तभी साफ करती है लिडिया कि मारने वालों की लिस्ट बढ़ती जा रही है, पता नहीं कितने सारे होंगे, कोई भी जिसके पास इंफॉर्मेशन है वो मारने के लिए रेडी है पैसों के लिए। और यहाँ पर तभी साफ करता है पेरिस की उसको भी लगता है क्योंकि हे कोई कातिल नहीं था और उसने सिर्फ पैसों के लिए शायद ये किया हो। और यहाँ पर उनको टेंशन थी कि जितने भी सुपरनेचुरल है चाहे कोई भी हो उनको मारने के लिए एक लिस्ट रेडी है और जिसके पास भी वो लिस्ट होगी पैसों के लिए वो करने के लिए कुछ भी तैयार होगा। और वही हम देखते हैं उस लिस्ट को जो निकलने लग रही थी प्रिंटर से, और ये प्रिंटर लियम के रूम में था। मतलब जितने भी प्रिंटर इस एरिया में हैं उनके अंदर से कहीं ना कहीं ये शीट्स निकलने लग रही हैं और सब लोगों तक पहुंच रही है। जिस लिस्ट में जितने लोग मर चुके थे उनके नाम कट चुके हैं और कहीं ना कहीं नई लिस्ट में भी एड अप हो रहे हैं एक्स्ट्रा पैसों के साथ में। और हम देख पाते हैं ये सब देख के लियम को थोड़ा डर लगने लगा था। ऊपर से जो उसने फाइट की थी बेजकर के साथ में तो उसका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस कम हो चुका था क्योंकि बेजकर बहुत ज्यादा पावरफुल थे और पटक पटक के मारा था लियम को। और यहाँ पर हम देखते हैं लियम थोड़ा डर चुका है। और वही हम देख पाते हैं लिडिया अपनी ग्रैंड माँ लोरेन की स्टोरी को बताने लगती है, जहां पर वो बताती है कि कैसे उन्होंने मेरेडिथ को ढूंढा और यहाँ पर क्यों ढूंढा। उसकी स्टोरी स्टार्ट होती है जहां पर उसकी ग्रैंड माँ एक लेडी को लव करती थी जिसका नाम मैडी था, जो एक बहुत अच्छी योक राइडर थी। हम देखते हैं पानी में बोटिंग बहुत अच्छी करती थी और बहुत सारे अवार्ड्स जीते थे उसने। और यहाँ पर हम देखते हैं उन दोनों की लव स्टोरी अच्छी चल रही थी। और यहाँ पर उसकी दादी सैन फ्रांसिस्को में जॉब करती थी IBM में, जो एक टेक कंपनी थी बहुत पुरानी। और हम देखते हैं वहां पर वो जॉब करती थी, बट एक दिन जब वो वहां पर घूमने लग रही थी उसे आवाजें आने लगती हैं बादल गरजने की और बारिश की। और हम देखते हैं वहां पर वो देखती है तो वहां पर सूरज निकला हुआ था और तूफान तो वहां पर आया नहीं था। तो शायद उसे डर लगने लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है उसके साथ में। और वो मैडी से कॉल करके पता लगाने की ट्राई करती है मौसम के बारे में, बट मैडी भी बोलती है वो बिल्कुल सही है और यहाँ का मौसम भी अच्छा है। बट जब तक वो पहुंचती है मैडी की मौत हो चुकी थी। हम देखते हैं इसने लोरेन को बिल्कुल हिला के रख दिया था। उसे समझ नहीं आया कि उसको बादल गरजने की बारिश की आवाजें क्यों आ रही थी और लास्ट में उसने चिल्ला दिया था बिल्कुल एक बैंशी की तरह। मतलब कोई तो गड़बड़ थी उसके साथ में और उसको कैसे पता चला। और ये पता करने के लिए कि मैडी कैसे मरी है और उसको कैसे पता चला इनके बारे में, उसने सारी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, बट उनकी कोई भी हेल्प काम नहीं आई। यहाँ तक कि उसकी दादी ने साइकिक सब कुछ ट्राई किया बट कोई भी चीज काम नहीं आई। एट लास्ट उसको मेरेडिथ के बारे में पता चला, उसे आइकन हाउस से बुला के लाएगी और यहाँ पर आने के बाद हेल्प करना चाहती थी, बट उसने कहीं ना कहीं मेरेडिथ को भी पागल कर दिया। वो 1 साल में रिकवर हो पाई और ढंग से तो वो आज तक रिकवर नहीं हो पाई थी। और ये सब मेरी दादी की वजह से हुआ और मेरी वजह से कहीं ना कहीं उसने आत्महत्या कर ली। तो कहीं ना कहीं हमने मेरेडिथ की लाइफ खराब की है। हम देखते हो इमोशनल होने लगती है और साफ करती है कि मेरी दादी पता करना चाहती थी कि वो बैंशी कैसे है, क्योंकि उस टाइम में उन्हें पता नहीं था कि वो बैंशी है, बट मुझे लगता है कि वही बैंशी है। और उनने एक लास्ट कोड मेरे लिए रखा हुआ था जो यहाँ पर है, बट मुझे इसकी साइफर की नहीं पता है। और ये देखते हुए समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या करें जिससे कि वो बेनिफैक्टर को फाइंड कर सके। और क्या उसकी दादी से इतनी ज्यादा लिंक्ड है क्योंकि उन्होंने सारे कोड्स बनाए थे और यहाँ पर एक कोड उनकी जान के दुश्मन बन चुके हैं। हम देखते हैं यहाँ से पेरिस जाने लगता है जहाँ पर अपने हाथों को देख के समझ पा रहा था अगर वो जिंदा है तो कोई ना कोई सुपरनेचुरल चीज है, बट वो इन चीजों को कैसे हैंडल करेगा। और हम देखते हैं यहाँ पर कोड देख पाता है कि डेरिक के पास गन है जो बहुत ही अजीब था।
हम देखते हैं यहाँ पर वो पता करना चाहता है कि उसके पास गन क्यों है और उसकी क्या पावर सच में चली गई है। और यहाँ पर डेरिक साफ करता है कि धीरे धीरे उसकी पावर जा रही है जो उसके साथ केट ने किया उसके बाद। और यहाँ पर हम देखते हैं साइफर की थर्ड की डेरिक था। और यहाँ पर डेरिक साफ करता है कि बेंचेस सिर्फ मौत को प्रिडिक्ट करती है तो शायद उसकी मौत होने वाली है। और यहाँ पर अब स्कॉट को टेंशन है क्योंकि कहीं ना कहीं वो डेरिक को अपने भाई जैसा मानता था। और वही हम देखते हैं स्कॉट घर आ चुका था जहाँ पर वो पैसों को देखता है और वापस गिनना स्टार्ट करता है क्योंकि उसे डर था कि कोई चोरी ना कर ले, कोई $1-2 भी ना निकाल ले। और वापस गिन के रख देता है और उसको लगता है शायद उसे हेल्प करनी चाहिए अपनी मोम की, बट वो अपने दोस्त के पैसे ऐसा लेगा नहीं जो बेसिकली डेरिक के हैं। और हम देखते हैं वापस गिनने के बाद बेड के नीचे वापस रख देता है। और वही हम देखते हैं स्टाइल जा चुका था अपने डैड के साथ हॉस्पिटल में और यहाँ पर उसको टेंशन है अपने डैड की कि वो सही हो पाएंगे क्या नहीं। और यहाँ पर उनके पास इतने सारे बिल आ चुके हैं, उनको कैसे पे करेंगे। बट शेरिफ साफ करते हैं कि वो अपने आप देख लेंगे और उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और वही हम देखते हैं अब स्टाइल घर आने के बाद लिडिया के साथ ढूंढने का ट्राई करता है फोर्थ साइफर की को। और हम देखते हैं यहाँ पर ट्राई करते हैं कि वो कहीं ना कहीं लिडिया से जुड़ी होनी चाहिए क्योंकि ये साइफर की उसकी दादी ने लिडिया के लिए दी है। और हम देखते हैं वहां पर अलग अलग नाम ट्राई करते हैं, मैडी, उसके फैमिली मेंबर, उसके पेट का नाम, और कुछ भी काम नहीं करता है। और वही हम देखते हैं स्टाइल पूछने लगता है कोई ऐसी चीजें जो तुम दादी के साथ किया करती थी जो बहुत ही ज्यादा मेमोरेबल हो। और तब बोलती थी वो ज्यादा कुछ नहीं करते थे, वो सिर्फ द लिटिल मरमेड बुक को पढ़ते थे। और यहाँ पर हम देख पा रहे थे उस बुक का असर उसकी और उसकी दादी की मेमोरीज पे था। और यहाँ पर वो एरियल टाइप करती है और हम देखते हैं यहाँ पर वो खुल चुकी थी लास्ट साइफर की। और वही हम देखते हैं स्कूल के अंदर आज रात को बोनफायर पार्टी होने वाली है, इसलिए सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा चिल है। और यहाँ पर कोच को बिल्कुल पसंद नहीं है यहाँ बच्चे दारू पियेंगे, बकवास करेंगे और यहाँ पर कोई गड़बड़ ना हो जाए। बट हम देखते हैं स्कूट को भी जाना पड़ेगा क्योंकि वो कैप्टन है और यहाँ पर स्कूट पे तो काउंट करते ही हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर जा चुके थे कोच और यहाँ पर स्कॉट को देख पाते हैं जो सिर्फ लियम पे ध्यान दे रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं डर चुका है उस पास्ट एक्सपीरियंस से जो उसका बिजकर के साथ हुआ था। उसे समझाने का ट्राई भी करते हैं बट तभी वो बताता है कि एक लिस्ट उसके प्रिंटर से बार बार निकल रही है और ऐसी चीज होनी स्टार्ट हो जाती है स्कूल के अंदर भी। हम देखते हैं यहाँ पर जो नई लिस्ट निकल रही थी उसमें कुछ चेंजेस हो चुके थे। यहाँ पर लियम की वर्थ 3 मिलियन से लेकर 18 मिलियन हो चुकी है और यहाँ पर डेरिक का नाम हट चुका है लिस्ट से। तो शायद अब डेरिक कोई सुपरनेचुरल नहीं रहा है और यहाँ पर सुपरनेचुरल की लिस्ट में कुछ प्राइसेस बढ़ चुके हैं। मतलब लोग कहीं भी चाहे, कोई भी चाहे, इनको मार के पैसे ले सकते हैं क्योंकि हर किसी के प्रिंटर से ये लिस्ट निकल रही है आसपास। तो जो भी चाहेगा इन्हें मार सकता है पैसों के लिए। और वही हम देखते हैं अब शाम को पार्टी शुरू हो चुकी थी और यहाँ पर मलिया भी ज्वाइन करती है इस पार्टी को और यहाँ पर उससे बात करने का ट्राई भी करता है स्कॉट, बट उससे साफ करती है कि वो बात नहीं करना चाहते पुरानी बातों के बारे में। और यहाँ पर स्कॉट समझाने का ट्राई करता है कि उन्होंने पीटर के बारे में इसलिए सच छुपा के रखा क्योंकि वो उसे कहीं ना कहीं हर्ट नहीं करना चाहते थे। और यहाँ पर हम देखते हैं मलिया डांस कर रही है, ड्रिंक कर रही है और उसे स्टाइल के बारे में, पीटर के बारे में कोई बात नहीं करनी है। और यहाँ पर वो समझती है कि उन्हें अच्छे के लिए किया बट उसे कोई मतलब नहीं है। और हम देखते हैं यहाँ पर डांस करने लगती है और उसको इल्यूजन से आ रहे थे। और अब हम देख पाते हैं स्कॉट को लगता है कि इतना इसने क्या ड्रिंक कर लिया जो इसे नशे होने लग रहे थे और यहाँ पर उसे कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है कि यहाँ पर कुछ तो है बट वो पता नहीं लगा पा रहा है। और वही हम देखते हैं स्टाइल्स और लिडिया को जो सीधा आइकन हाउस पहुंचकर पता करने का ट्राई करते हैं कि कैसे हुई थी लिडिया की ग्रैंडमा की डेथ। और हम देखते हैं वो भी लास्ट टाइम में आइकन हाउस के अंदर ही एडमिट थी और यहाँ पर वही खड़ूस ऑफिसर बैठा हुआ था और यहाँ पर लिडिया कुछ पैसे देती है उसे जिससे कि वो अंदर जा सके। हम देखते हैं सिर्फ उनको डॉक्यूमेंट चेक करने थे जिसके अंदर उसकी ग्रैंडमा के बारे में इंफॉर्मेशन थी। हम देखते हैं जैसे वहां पर पहुंचते हैं तो कई सारे डॉक्यूमेंट चेक करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जितनी भी आत्महत्या हुई है यहाँ पर वो आत्महत्या ना होकर सीधा खून हुए उन लोगों के। और यहाँ पर शायद मेरेडिथ को भी किसी ने मार दिया है। वो स्टाइल ने नोटिस कर लिया था कि खड़ूस ऑफिसर प्लेमी वाली कैसेट चलाने लग रहा था तो शायद कोई गड़बड़ है। और यहाँ से निकलने का ट्राई करते हैं और लिस्ट को चेक करते हैं जहां पर स्टाइल्स का नाम लिख दिया था लिडिया ने, ना चाहते हुए भी, उसे खुद नहीं पता उसने कब किया। और यहाँ पर समझ पा रहा था स्टाइल कि जो म्यूजिक प्ले कर रहा था उससे कहीं ना कहीं उसकी बेंची वाली पावर्स एक्टिवेट हुई है और इसलिए उसने नाम लिख दिया है। बट हम देखते हैं यहाँ से निकलने का दोनों ट्राई कर रहे थे बट तब तक वो खड़ूस ऑफिसर आके इलेक्ट्रिक शॉक मारता है स्टाइल्स को टीजर गन से और यहाँ पर उसे बेहोश कर देता है और बोलता है कि उसको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन चाहिए एक बेंची से। और यहाँ पर टीजर मार के बेहोश कर देता है लिडिया को भी और दोनों को बांध देता है
जहां पर हम देख पा रहे थे कि इनको पता चल चुका था कि ये खड़ूस ऑफिसर यहाँ पर लोगों को मारता है, और वो साफ करता है कि उसने किसी को मारा नहीं है, सिर्फ मुक्ति दिलाई है इस पागल खाने से, और कहीं ना कहीं उनका मरना जायज था। और हम देखते हैं ये बात स्टाइल को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, पर स्टाइल को मुक्का मार के बेहोश करता है और यहाँ पर म्यूजिक चलाने की ट्राई करता है जो उसने रिकॉर्ड किया था लिडिया की ग्रैंडमा के साथ में। हम देखते हैं वहां पर लिडिया की ग्रैंडमा लास्ट पार्ट में कुछ बोलती है जो बिल्कुल समझ नहीं आया था उस खड़ूस ऑफिसर को, और हम देखते हैं यहाँ पर लिडिया बहुत बुरी तरह से डर चुकी है और उसे लगता है कि शायद उसकी भी मौत हो जाएगी, और यहाँ पर ये पैसों के लिए खड़ूस ऑफिसर उसे मार देगा क्योंकि वो भी एक सुपरनेचुरल थी। बट हम देखते हैं उस क्लिप को सुनने के बाद वो समझ पा रही थी कि उसकी ग्रैंडमा को भी इसी ने मारा है और कहीं ना कहीं ये उसे भी हर्ट कर देगा, और उसकी ग्रैंडमा को ये बात पता थी। और हम देखते हैं यहाँ पर समझ चुकी थी लिडिया कि उसकी ग्रैंडमा को जान से इसी खड़ूस ऑफिसर ने मारा है और शायद इसे रिवेंज लेना पड़ेगा इस बात का, और वही हम देखते हैं। ब्रीडन एक यूएस मार्शल है। हम देखते हैं यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई थी पुलिस स्टेशन में हेग के बारे में कि उसने अपने दूसरे पुलिस ऑफिसर को मारने का ट्राई किया है, बट हेग का क्वेश्चन था उसके गले पे मार्क कैसा है, और वो तभी साफ करती है कि वो मार्क एक वेयरवुल्फ ने दिया है, बट तुम्हारी नाक किसने तोड़ी। बट तभी हेग बोलता है मेरी नाक किसी ने नहीं तोड़ी है, और तभी मुक्का मार के ब्रेडन उसकी नाक तोड़ती है और उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है कि कैसे उसको कोड मिला और उसने कैसे मारने का ट्राई किया, और वही हम देखते हैं। पेरिस सारे सबूतों को इकट्ठा करने लग रहा था जो आइकन हाउस के थे, और हम देखते हैं उसको एक कॉमन चीज पता चलती है कि हर बार आत्महत्या होने पे बिलिंस्की जो खड़ूस ऑफिसर है वही मौके पे पाया गया और उसने सारी इन्वेस्टिगेशन की, तो शायद वही है जो सब लोगों को मारने लग रहा है। और हम देखते ये देखते वहां से निकल जाता है सीधा आइकन हाउस की तरफ, क्योंकि उसे पता है लिडिया और स्टाइल वहीं गए हैं और शायद उनको कोई खतरा ना हो। और वही हम देख पाते हैं यहाँ पर स्कॉट समझ नहीं पा रहा था यहाँ पर गड़बड़ क्या है, और यहाँ से ले जाने का ट्राई करता है मलिया को, और वहां पर मेसन से बोलता है कि यहाँ से लियम को भी लेकर जाओ, इसकी तबीयत खराब हो रही है। और वो समझ पा रहा था शायद ये म्यूजिक है जिसकी वजह से इनकी तबीयत खराब हो रही है, बट वो लेट हो चुका था। वो म्यूजिक बंद करने का ट्राई भी करता है बट उसको बेहोशी छाने लगती है। और हम देखते हैं यहाँ पर गार्ड्स आके उन सबको लेकर जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये गार्ड्स का पूरा प्लान था उस डीजे के साथ मिलके सारे सुपरनेचुरल क्रीचर को पकड़ना और यहाँ पर उनको मार डालना पैसों के लिए। हम देखते हैं उनको पकड़ के लेके जाते हैं और उनके ऊपर कैरोसिन डालने लगते हैं, और हम देखते हैं यहाँ पर लियम को भी लेके जाने लगते हैं, बट यहाँ पर मेसन उन्हें रोकने का ट्राई करता है तो मेसन को धक्का मारते हैं और वो समझ नहीं पा रहे यहाँ पर हो क्या रहा है, उसके दोस्तों को ले जा क्यों रहे हैं, और तभी समझ पा रहे थे म्यूजिक की वजह से शायद उनकी तबीयत खराब हो रही है। हम देखते हैं वहां पर कैरोसिन डालकर उन्हें मारने की कोशिश हो रही थी, और यहाँ पर मेसन डीजे के तार निकाल के दूर फेंक देता है और म्यूजिक को बंद कर देता है। हम देखते हैं मेसन समझ पा रहा था कि कोई तो गड़बड़ है बट उसे समझ नहीं आ रही थी, और जैसे ही म्यूजिक बंद होता है हम देखते हैं उसका असर खत्म हो जाता है वेयरवुल्फ के ऊपर से, और यहाँ पर पकड़ लेता है स्कॉट उस गार्ड का हाथ जो उन्हें जिंदा जलाने वाला था, और हम देखते हैं उनको पटक के मारने की कोशिश करता है, बट यहाँ पर गार्ड ज्यादा थे और वो अब तक हील नहीं हो पाए थे। बट हम देखते हैं यहाँ पर पहुंच चुकी थी ब्रेडन डेरिक के साथ में, जो दोनों मिलके पटक पटक के मारने लगते हैं इन सारे गार्ड्स को। और मारने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर डेरिक ह्यूमन फॉर्म में भी आने के बाद बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, और अपनी पावर्स को यूज करते हुए जो उसके लड़ने की स्किल्स है बेसिकली यहाँ पर बचा चुका था स्कॉट को। बट हम देख पाते हैं यहाँ पर लिडिया को बचाने के लिए अब तक कोई नहीं आ पाया है, और यहाँ पर उन दोनों को मारने वाला है इंजेक्शन से बिलिंस्की, जो लगभग पागल डॉक्टर टाइप है और बोलता है कि मैं लगभग ऐसे ही लोगों को मार डालता हूँ और मुझे ये सब करने में कुछ अच्छा ही मजा आता है, और शायद तुमको मार के मुझे बहुत संतुष्टि मिलेगी। और हम देखते हैं यहाँ पर इंजेक्शन मारने वाला था लिडिया को, बट तब तक वहां पर पहुंच चुका है पेरिस और उसे रोकने का ट्राई करता है, बट उसके ना रुकने पे उसे गोली मार देता है जहां पर लिडिया की जानों बचा पाया था। और यहाँ पर हम देखते हैं उनको लगता है कि शायद यही था वो बेनिफैक्टर जो सबको मरवाने लगता है, बट वो मरते हुए बोलता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो सिर्फ एक मोहरा है उन सबको मारने का। और बट हम देखते हैं कि उसकी बातों भी यकीन नहीं करती, और लिडिया साफ करती है कि इसी ने मारा है मेरेडिथ को, और वो हमको हेल्प करना चाहती थी बट इसने हेल्प नहीं करने दी। बट जाते समय साफ करता है बिलिंस्की कि ये वो नहीं कर रहा है बल्कि मेरेडिथ थी जो उसे कंट्रोल कर रही थी, और यहाँ पर वो मर जाता है। और हम देखते सबका डर था कि मेरेडिथ तो मर चुकी है तो सबको कैसे कंट्रोल कर रही होगी, बट हम देख पाते हैं मेरेडिथ पीछे से आने लगती है और बोलती है कि इसका नाम उस लिस्ट में नहीं था, इसको नहीं मारना था, बट अगर तुमने मार दिया तो अच्छा है क्योंकि ये एक अच्छा इंसान नहीं था। और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर मेरेडिथ जिंदा थी और कहीं ना कहीं बेनिफैक्टर वही तो नहीं, ये देखेंगे अगले एपिसोड में। और ये मेरेडिथ
कितनी पागल है, और या फिर कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है जो शायद रिवेंज ले रही है अपने साथ बुरी चीजों का जो कहीं ना कहीं लिडिया की ग्रैंड माँ ने उसके साथ किया है। तो देखते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा। जहां पर स्कॉट पहुंचने वाला था वेटरनरियन डॉक्टर के पास, बट तभी लियम साथ जाने के लिए मना करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ जो दूसरों को हेल्प कर सके। और हम देखते साफ करता है स्कॉट की कोई दिक्कत नहीं है, उसे वो उसके घर छोड़ आएगा और वो सीधा वेटरनरियन के पास जाएगा। और ऐसा नहीं है कि वो लड़ते समय हर कोई बच पाया हो, उनमें से कुछ मर भी चुके हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं वो कहीं ना कहीं एलिसन की बात कर रहा था। हम देखते हैं वहां जाने के बाद पता करते हैं कि कई सारे लोग भागकर और बचकर आ चुके हैं और उन सब के पीछे हंटर ही पड़े थे उन्हें मारने के लिए, और कहीं ना कहीं पैसों के लिए कोई भी इन्हें मारने के लिए अब तैयार है। और वही हम देखते हैं स्टाइल जो हॉस्पिटल में था, और यहाँ पर मलीसा उसे रोक लेती है और बोलती है कि तुम्हारे कुछ टेस्ट हैं जो करवा के तुम्हें जाने चाहिए। बट तभी साफ करता है स्टाइल, पहले के तो हमने पैसे भी नहीं दिए और पैसे हमको देने भी नहीं है। बट हम देखते हैं यहाँ पर मलीसा ने उसे रोका था उसके डैड के कहने पे, और यहाँ पर स्टाइल अपने डैड की हेल्प करना चाहता है, बट वो साफ करती है कि उनके पास मेरेडिथ है और तुम्हें बीच में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, वो अपने आप संभाल लेंगे और तुम यहाँ पर वेट करो। और हम देखते हैं यहाँ पर उसके पास एक कैसेट थी और उसको चलाने के लिए एक प्लेयर मांगता है मलीसा से, और हम देखते हैं उसको मलीसा ला के देती है और गेट बंद करके चली जाती है, जहां पर उस कैसेट पे नाम लिखा हुआ था लोरेन का, जो कोई और नहीं लिडिया की दादी थी। हम देखते हैं उसके नाम की भी एक कैसेट थी जो उसने ढूंढ ली थी लाइकन हाउस के अंदर से, और वो अपने साथ उसे लेकर आ चुका था। और यही हम देखते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर, यहाँ पर मेरेडिथ किसी को कुछ भी नहीं बता रही है, और ये देख के पुलिस इंस्पेक्टर बोलते हैं शायद हमें किसी साइकिक को लाना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़की तो मानने नहीं वाली, ना कुछ बता रही है ना कुछ बोल रही है, और उन्हें पता करना पड़ेगा क्योंकि टाइम अब कम है। जहां पर हम देखते हैं लिडिया बात करना चाहती है, बट लिडिया को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम उसने चिल्ला दिया था मेरेडिथ के ऊपर और शायद उसका कोई बुरा इंपैक्ट ना पड़े उसके ऊपर, इसलिए यहाँ पर लिडिया को नहीं जाने दिया जा रहा है। बट शेरिफ साफ करते हैं कि हमें पता करना पड़ेगा, जैसे अटैक पहले हुए थे उन सब अटैक को रोकने के लिए सारे पैसे को रोकना पड़ेगा, जैसे पैसे का फ्लो खत्म होगा सब कुछ सही हो जाएगा। और वही हम देखते हैं सुबह हो चुकी थी और अब तक कुछ जवाब नहीं दिया मेरेडिथ ने, और यहाँ पर गुस्सा आने लगता है शेरिफ को, और यहाँ पर साफ करती है लिडिया की शायद वो हेल्प कर सके, बट हम देखते हैं लिडिया की हेल्प लेना नहीं चाहते शेरिफ, और हम देखते हैं यहाँ पर अब शायद उनको लिडिया की हेल्प लेनी पड़ेगी पता करने के लिए कि मेरेडिथ चाहती क्या है और उसने ये सब क्यों किया है, क्योंकि उसने इतने सारे लोगों को मरवाया है तो कहीं ना कहीं उसकी जेल भी होनी बनती है, चाहे उसने खुद कुछ ना किया हो बट सब चीजों को मैनिपुलेट उसी ने किया होगा। और वही लिडिया पूछताछ एट लास्ट स्टार्ट कर देती है मेरेडिथ से, जहां पर हम देखते हैं मेरेडिथ से पूछने लगती है कि कहीं ना कहीं तुम्हें तो यूज नहीं किया बिलिंस्की ने, क्योंकि वो तो एक कातिल था, तुम्हें यूज करते हुए उसने डेडपूल की लिस्ट बनाई हो और ये सब चीजें की हो, और तुम हमेशा मेरी हेल्प करती हो मेरेडिथ, इस बार भी करो, तो मुझे बताओ बात क्या है। और हम देखते हैं मेरेडिथ साफ करती है कि वो सिर्फ हेल्प कर सकती है या फिर बात कर सकती है पीटर हेल से, और ये देख के सब लोग टेंस्ड हैं, उस साइकोपैथ से बात करेगी ये, और ये उसको जानती भी कैसे है। तो यहाँ पर इन दोनों की डाउट और कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ चुकी है, जहां पर मेरेडिथ पीटर से ही बात करना चाहती है हेल्प करने के लिए। इसी टाइम में हम देख पाते हैं स्टाइल्स को हॉस्पिटल में जो अकेला बोर हो रहा था, और यहाँ पर मलीसा मलिया को लेकर आ चुकी थी और यहाँ पर मलिया उससे बात करना चाहती है। हम देखते हैं टेप रिकॉर्डर और मलिया को अंदर छोड़कर बाहर से मलीसा गेट बंद कर देती है, और ये देख के मलिया को गुस्सा आने लगता है और तभी समझाने का ट्राई करता है स्टाइल, कभी कभी लोग जानबूझ के ऐसी चीजें करते हैं जो हमें हर्ट करें, जैसे कि इनने गेट बंद कर दिया, जैसे कि मैंने तुमसे सच छुपाया, तुम समझने की ट्राई करो, मैं तुम्हें हेल्प करना चाहता था। बट हम देखते हैं यहाँ पर ये बात नहीं सुनना चाहती है मलिया, बट उसे टेंशन थी कि कहीं स्टाइल को कोई मार ना दे, जैसे कि बिलिंस्की ने मारने का ट्राई किया था। बट तभी स्टाइल बोलता है सिर्फ मुक्का मारा है बट वो जिंदा है, और मुझे पता चला तुम्हारी जान भी खतरे में थी। और तभी मलिया बोलती है हाँ मुझे जिंदा जलाने की ट्राई की गई बट मैं बच चुकी हूँ। और हम देखते हैं यहाँ पर ये दोनों करीब आने लगते हैं और एक दूसरे को गलती को माफ करके किस करते हैं, जहां पर कहीं ना कहीं एक दूसरे को इन दोनों ने माफ कर दिया था। और तभी गेट खुल जाते हैं और पता चलता है मलीसा ने जानबूझ के किया था मलिया और स्टाइल को पास लाने के लिए। और अब हम देखते हैं स्टाइल उस कैसेट को लेके सीधा घर पहुंचता है, जहां पर उसको सुनने का ट्राई करता है और उसे पता चलता है कि कहीं ना कहीं लोरेन मार्टिन जो लिडिया की ग्रैंडमा है उसे पता था ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि वो शायद एक बेंशी थी। हम देखते हैं वहां पर बिलिंस्की जो पागल साइंटिस्ट है वो लेने के लिए आया है लोरेन को वापस आइकन हाउस में, क्योंकि वो भाग के आ चुकी थी कहीं और हम देखते हैं उन्हें पता नहीं चल रहा है कि वो कहां पर है इस टाइम पे। और हम देखते हैं इस टाइम पे बार बार सुनने पे पता लगा लेती है मलिया कि ये तो वही लेक हाउस है, क्योंकि उसने ये आवाज पहले वहां पर सुन चुकी है उस म्यूजिक प्लेयर की जो बहुत पुराने टाइम का है।
और अब हम देखते हैं यहाँ पर मलिया एक कायोटी है, उसकी कहीं ना कहीं सुपरनेचुरल हियरिंग कुछ ज्यादा है। हम देखते हैं ये दोनों जाने लगते हैं लेक हाउस पे और बातों का पता लगाने के लिए कि कहाँ पर लोरेन मार्टिन सबूत छोड़ के गई है जिससे कि वो रोक सकते हैं इस पूरी डेडपूल को। और अब हम इस टाइम पे मिस्टर आर्जेंट को देख पाते हैं जो एक जगह पे अटैक करके वहां पर उगने वाले प्लांट्स को स्टडी करके एक प्लांट को वहां से उठा लाते हैं और जो कुछ कुछ वुल्फ पेन जैसा दिखता है बट कुछ और भी हो सकता है। हम देखते हैं उसको लाने के बाद अपने सीक्रेट प्लेस में लॉकर में रखने लगते हैं और तभी उसे लगता है कि उसकी प्लेस पे कोई आ चुका है और वहां पर अटैक करने का ट्राई करते हैं बट कोर्ट आके उनको अटैक करने से रोकता है और बोलता है कि इन लोगों को वो लेकर आए, प्लीज अटैक मत करना। और यहाँ पर मिस्टर आर्जेंट साफ करते हैं कि तुम बता भी तो सकते थे किसी को लाए हो तो। और यहाँ पर साफ करता है कि किसी को बताना सेफ नहीं था इसलिए मैं चुपचाप इनको यहाँ पर लेके आ चुका हूँ। यहाँ पर हंटर इनके पीछे पड़े हैं और शायद वो इनाम की भी परवाह नहीं कर रहे हैं, उनका सिर्फ मारने का मकसद था। हम देखते हैं यहाँ पर हंटर्स पीछे पड़ चुके थे और मिस्टर आर्जेंट साफ करते हैं कि वो हेल्प कर देंगे बट हंटर को पता होगा कि ये यहाँ पर आ चुके हैं और वो उनको मारने के लिए आएंगे। और स्कॉट वो तुम्हें मारने के लिए भी आ सकते हैं क्योंकि तुम सबसे ऊपर हो लिस्ट के अंदर। और यहाँ पर स्कॉट बोलता है कि वो ट्राई करेंगे बचने का बट अब सब लिडिया पे डिपेंड करता है कि वो मेरिडिथ से आंसर निकलवा पाती है कि नहीं इस पूरे डेडपूल को खत्म करने का। और वहीं पीटर पहुंच चुका था पुलिस स्टेशन में और साफ करता है कि ये पागल मेरे पैसे चुरा के भाग चुकी है, मुझे नहीं लगता है आइकन हाउस से भागी हुई पागल मेरे पैसे चुरा सकती है। और हम देखते हैं साफ करते हैं लिडिया की यही है और तुम उससे जाके बात करो। जहां पर हम देखते हैं बैठने के बाद मेरिडिथ बोलती है कि ये उसी के कहने पे उसने किया है। और हम देखते हैं यहाँ पर पीटर कंफ्यूज है, मेरे कहने पे क्या किया है तुमने। और तभी मेरिडिथ बोलती है ये डेडपूल तुमने ही तो मुझसे करने के लिए कहा था। और यहाँ पर पीटर साफ मना करता है और बोलता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तुम मुझ पे ब्लेम कर रही हो, मेरे पैसे दो, जितने भी बचे उतने तो दो। और यहाँ पर हम देखते हैं मेरिडिथ उसके फेस को हाथ लगाने का ट्राई करती है और बोलती है कि तुम सही हो चुके हो। और यहाँ पर पीटर उसका हाथ पकड़ता है और हम देख पा रहे थे पेरिस उस पर गन तान देता है और बोलता है आराम से बिहेव करो, कोई जबरदस्ती नहीं करनी है यहाँ पर। और हम देखते हैं उसके हाथ को नीचे जमीन पे रख देता है और हम देख पा रहे थे पीटर को बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ है कि उसको ब्लेम कर रही है डेडपूल के लिए, उसका पैसा लेके भाग चुकी है लड़की और ऊपर से पागल भी है। हम देखते हैं इस मोमेंट पे साफ करता है पीटर की वो क्यों चाहेगा अपनी बेटी और नेफ्यू को मरवाने का, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वो झूठे ब्लेम मत करो। और यहाँ पर साफ करती है मेरिडिथ कि उसको कुछ नहीं पता, उसने ही उससे करने के लिए कहा था। और हम देख पाते हैं ये देखने के बाद गुस्सा आता है पीटर को, एकदम खड़ा होकर सीधा पंजे मारता है मेरिडिथ को बट उसकी मेमोरी के अंदर झांकने के लिए, सच पता करने के लिए कि वो सच बोल रही है कि झूठ। और यहाँ पर हम देखते हैं शेरिफ अंदर भाग के आते हैं, गन तान देते हैं पीटर के ऊपर बट तभी लिडिया मना करती है और बोलती है कि ये इसकी मेमोरी में झांक रहा है, अगर इनमें से कोई भी मरता है तो दोनों मर जाएंगे, प्लीज कुछ मत करना। और यहाँ पर हम देखते हैं मेरिडिथ कुछ बोलने का ट्राई कर रही थी और यहाँ पर लिडिया उसे समझ पा रही थी। हम देख पाते हैं कि वो बताने लगती है कि कैसे आग लगने के बाद पीटर पैरालाइज होके पड़ा हुआ था हॉस्पिटल के अंदर और यहाँ पर मेरिडिथ के कान से खून निकलने के बाद भी वो भी इसी हालत में थी, तो सेम हॉस्पिटल में उसे भी एडमिट करा दिया था और वो उसके बेड के साइड में ही था। और क्योंकि मेरिडिथ एक बेंशी है तो मन की आवाजें भी कहीं ना कहीं पढ़ पा रही थी पीटर की और पीटर उसे फोर्स कर रहा था उसके पैसे यूज कर ले बट उनसे बदला ले, क्योंकि उसने पहले ही कहा था अपनी बहन टालिया को कि आर्जेंट्स आएंगे उनसे बदला लेने के लिए, उन्हें मारने के लिए, हमको लड़ना होगा। बट हम देखते हैं टालिया ने ऐसा नहीं चाहा था और उनको जिंदा जला दिया पूरी फैमिली को। और यहाँ पर पीटर रिवेंज चाहता है, गुस्से में है आर्जेंट्स के खिलाफ और यहाँ पर उसको ऐसी हालत में छोड़ दिया है, ना वो जिंदा है ना मरा है। और हम देख पाते हैं उसको पता था आर्जेंट आ सकते हैं, वो अटैक करना चाहता था बट टालिया ने उसे एक वेयरवुल्फ प्रेडेटर से शीप बना के छोड़ दिया था। वो प्रेडेटर्स थे और यहाँ पर वो सिंपल लाइफ जीने लगे थे जो कभी नहीं चाहता था। और यहाँ पर अपनी बहन को ब्लेम करने लगता है और बोलता है कि वो रिवेंज लेके रहेगा हर किसी से जो वीक है। और वो चाहता है एक ऐसी लिस्ट बनाना डेडपूल की जहां पर जो भी सुपरनेचुरल क्रीचर हैं वो सब मर जाएं। इस बीकन हिल्स के जितने भी सुपरनेचुरल क्रीचर्स हैं सबकी मौत होगी, जो भी वीक है वो मरेगा। और यहाँ पर वो लिस्ट रेडी करवाएगा, लिस्ट नहीं डेडपूल रेडी करवाएगा और उसके लिए पैसा वो खुद देगा, जितने भी उसके वोल्ट में पैसे हैं चाहे वो सब कुछ ले लो बट उसे अब सिर्फ रिवेंज चाहिए। और हम देखते हो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहा था मेरिडिथ को जो बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी। हम देखते हैं मेरिडिथ वही कर रही थी जो पीटर ने उसे अपनी पैरालाइज वाली हालत में कहा था और फोर्स कर रहा था मेरिडिथ को ये लिस्ट बनाने के लिए और वैसे ही मेरिडिथ ने किया। हम देखते हैं अब होश में आने के बाद गन तान देते शेरिफ उस पे और वो खड़ा होने का ट्राई करता है और लिडिया ब्लेम करती है कि इन सब के पीछे तुम थे, तुमने सबको मरवाया ना चाहते हुए भी और अब तुम्हारे पास उसकी मेमोरी भी नहीं है।
और वहीं खड़े होने के बाद साफ करता है कि वो पहले पागल था, उसे पता है उसके साथ जो हुआ उसका रेश था, इसलिए उसको ये सब कहना पड़ा गुस्से में। बट अब वो बिल्कुल नॉर्मल होने का ट्राई कर रहा है, पहले जितना पागल तो वो रहा नहीं है, बट वो नहीं चाहता ये सब करवाना, तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और उसे जाने दिया जाए। बट हम देखते हैं यहाँ से शेरिफ उसे जाने नहीं देना चाहते हैं, बट वो साफ करता है कि क्या कहोगे, बेंशी ने तुम्हें कहा है ये सब करने के लिए, और कोर्ट में कैसे कहोगे कि बेंशी कौन होता है, वेयरवुल्फ कौन होता है, तुम कुछ प्रूफ नहीं कर पाओगे और मुझे यहाँ से जाने दो, और तुम्हें पता है मेरे रेज और एंगर का। और हम देख पा रहे थे लिडिया समझ रही है कुछ और भी गड़बड़ हो सकती है पीटर की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर 3 लोग हैं जो उस लिस्ट के अंदर थे और वो एक ही जगह पे हैं, मेरेडिथ, लिडिया और पैरिश। शायद इसकी कोई और चाल हो सकती है, इसे जाने दो। और हम देखते हैं यहाँ से पीटर को जाने देते हैं, बट शेरिफ लास्ट टाइम कहता है 2 बार छोड़ चुका हूँ, तीसरी बार नहीं छोड़ूंगा पीटर हेल्स तुझे। और हम देखते हैं यहाँ से जा चुका था पीटर, और यहाँ पर हम देख पाते हैं मेरेडिथ ने जानबूझ के नहीं किया था, बट डर में और इंस्ट्रक्शन देने पे ही उसने पैसे चुरा के ये पूरा सिस्टम रेडी किया था, क्योंकि वो बेंशी थी तो पता लगा सकती थी कि यहाँ पर कितने लोग मरे हैं। इसी वजह से जब भी कोई मरता था पैसे अपने आप ट्रांसफर हो जाते थे, जो कहीं ना कोई ऑटोमेटिक सिस्टम लग रहा है। और अब डेरिक ज्वाइन कर चुका है स्कॉट को, और हम देखते हैं वो फाइट करने के लिए तैयार थे, जो भी उनके खिलाफ लड़ने के लिए आएगा। जहां पर हम देखते हैं स्कॉट साफ करता है कि इस टाइम पे लिडिया भी ट्राई कर रही है और फाइंड करने का इन्फॉर्मेशन का, और यहाँ पर स्टाइल्स और मलिया जा चुके हैं लेक हाउस पे उस रिकॉर्ड के बारे में पता करने के लिए। हमें बस इन सारे हंटर्स को रोकना होगा हमको मारने से। बट हम देखते हैं यहाँ पर उनको डर था कि अगर उनकी मौत भी हो गई तब भी शायद ये लिस्ट ना रुके, और तभी डायरेक्ट साफ करता है कि हम उन लोगों को बता देना चाहते हैं जो हमें मारने के लिए आएंगे पैसों के लिए, कि हम भी उन्हें मार सकते हैं, उनको और उनकी फैमिली तक को। अगर कोई भी हमारे पीछे आएगा तो वो भी मरेगा। हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग रेडी थे, चाहे ये फाइटर्स ना हो, बट इनके पास गन्स है और हथियार भी है, क्योंकि अब ये लड़ने के लिए तैयार है अपनी जान बचाने के लिए। और तभी जैसे ही रात होती है हम देखते हैं यहाँ पर हंटर उनका वेट ही कर रहे थे रात होने का, और उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। जहां पर पहले तो बच के भागते हैं, बट बाद में काउंटर अटैक करते हुए अपनी जान बचाते हुए उनको मारना भी शुरू करते हैं। और वही हम देखते हैं इस मोमेंट पे स्टाइल और मलिया जा चुके थे लेक हाउस के ऊपर, और वहां पर वो चलाने का बार बार ट्राई कर रहे थे उसे डिस्क को, बट उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। और स्टाइल साफ करता है कि वो सुपरनेचुरल नहीं है और उनको नहीं पता कैसे समझा जाता है डिस्क की आवाज को, और हमें यहाँ से चलना चाहिए। हम देखते हैं डिस्क को बंद करके जाने लगता है, बट तभी मलिया बोलती है तुम्हें आवाज सुनाई दे रही है स्टाइल्स, और हम देखते हैं स्टाइल बोलता है मैंने बंद कर दी मशीन, अब क्यों आवाज आएगी। बट हम देखते हैं यहाँ पर मलिया को आवाज आने लग रही थी और बोलती है दीवार से आ रही है आवाज। और यहाँ पर स्टाइल नोटिस कर पाता है कि एक तार जाने लग रहा था वो डिस्क से दीवार के अंदर, और हम देखते हैं उस तार को निकालना शुरू करता है दीवार तोड़ते हुए, जो एक कार्डबोर्ड की बनी हुई थी। हम देख पाते हैं उसको तोड़ने के बाद समझ पा रहा था कि अंदर 3 मशीनें रन करने लग रही हैं बहुत लंबे टाइम से, और शायद यही हेल्प कर रही है उन बेनिफैक्टर्स को मरवाने के लिए, सुपरनेचुरल क्रीचर्स को। और यहाँ पर मलिया ने तोड़ने का ट्राई करती है, बट उसको रोकने का ट्राई करता है स्टाइल्स, और बोलता है तोड़ने से काम नहीं चलेगा, हमें इन्हें रोकना पड़ेगा, वरना सबको एक एक करके मरवा देगी, इस मशीन को रोकना ही होगा। और हम देख पा रहे थे स्टाइल अपना दिमाग चलाने का ट्राई करता है, बट उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट तभी बताने लगती है मलिया कि शायद इसे चाबी से रोका जा सकता है, और वहां पर एक चाबी के लिए एक प्लेस बनी हुई थी, जिसको देख के समझता है और सीधा लिडिया को कॉल करता है, और लिडिया को साफ करता है कि ये कंप्यूटर 1970s का है, इसके अंदर कोई मॉनिटर नहीं है, कोई डायल नहीं है, बस 4-5 बटन है जो कलरफुल दिख रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा इसे कैसे रोकें। और तभी वो सोचती है कि कैसे रोक सकते हैं, एक चाबी, अब चाबी कहां से लाएं। और हम देखते हैं चाबी ढूंढने के लिए टेंस होने लगती है, बट तभी उसे लगता है रूम में कुछ गड़बड़ है, वीडियो कॉल पे उसका कारपेट साफ कैसे लग रहा है। और तभी वो बताती है कि यहाँ पर वाइन गिरा के उसने खराब कर दिया था, और वो बहुत ज्यादा इमोशनल होने लग रही थी उस टाइम पे। और हम देखते हैं यहाँ पर देखती है कि वो कारपेट बिल्कुल साफ था और वाइन के निशान नहीं थे, मतलब वो वाइन नहीं है कुछ और है। और यहाँ पर उसको भेजती है लाने के लिए, और स्टाइल लाता है उसी बोतल को, और यहाँ पर मलिया उसे तोड़ देती है, जाने बगैर कि उस बोतल का करना क्या है। हम देखते हैं उसमें से की निकलती है, जिसको लगाकर वो बंद कर देते हैं उस मशीन को। बट हम देखते हैं यहाँ पर स्टाइल को डर था कि अगर उस बोतल को नहीं तोड़ना होता तो शायद हम फंस सकते थे, क्योंकि मलिया बिना सोचे समझे कुछ भी कर देती है। और वहीं ये सारे हंटर अटैक कर रहे थे, सबको मारने का ट्राई कर रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं स्कॉट को, जो जानवर जैसा रूप ले रहा है, जैसे एक टाइम पे पीटर था, और मारते मारते अपने गुस्से पे से काबू खो रहा था। हम देख पा रहे थे कहीं ना कहीं स्कॉट पीटर जैसा
डिमोनिक वुल्फ बनने वाला था। हम देखते हैं कहीं ना कहीं अपने आप को कंट्रोल करने लगता है पीटर, और तभी हंटर के पास एक मैसेज आता है जिसमें साफ लिखा था कि सारे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो चुके हैं, अब उन्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा मारने का। और यहाँ से चुपचाप जितने भी बचे हुए लोग थे हंटर्स के, वो भाग जाते हैं। और ये देख के स्कॉट को इस टाइम पे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, बट वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और सब लोग जितने भी जिंदा थे एक साथ इकट्ठा होना शुरू होते हैं। और अब हम देख पाते हैं मेरेडिथ के साथ अब लिडिया थी और बोलती है अब सब कुछ खत्म हो चुका है। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं मेरेडिथ बोलती है ये सब उसने पीटर के कहने पे किया था, और उसे लगा जब तुमने क्रीम किया था एलिसन के नाम पे उस टनल्स के अंदर से, मैंने उसे सुना था, मुझे लगा अब सब कुछ शुरू कर देना चाहिए। और पीटर हमारा अल्फा है, वो हमेशा से अल्फा था, तो मैंने उसके कहने पे सब किया। और हम देखते हो बोलती है कहीं ना कहीं वो एक मॉन्स्टर है, उसने कहीं ना कहीं लोगों को मरवाने का ट्राई किया है। बट हम देखते हैं यहाँ पर लिडिया का क्वेश्चन था, अल्फा तो इस टाइम पे स्कॉट है ना। बट हम देखते हैं लिडिया समझ नहीं पा रही थी कि सारा प्लान ही पीटर का था स्टार्टिंग से। और हम देखते हैं मेरेडिथ समझ पा रही थी कि जो भी पीटर ने करवाया है ये सब एक प्लान से करवाया है, और वो सोचती है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और वही हम देख पाते हैं पीटर को जो भी केट के साथ है उन टनल्स के अंदर, और वहां पर वो वेट कर रहा था जैसे कि उसका प्लान थोड़ा सा गड़बड़ा गया हो। और यहाँ पर केट पूछने लग रही है लगभग तुम्हारा प्लान तुम्हारे मुताबिक ही तो हुआ है, तुमने जो सोचा था वैसा ही हुआ है, बस थोड़ी बहुत चीजें यहाँ हुई हैं। और ये कहने के बाद गुस्सा आने लगता है उसे और बोलता है कि बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं हुआ ना, और वैसे भी मेरा प्लान तब कामयाब होगा जब मैं स्कॉट मैकॉल को अपने हाथों से मार दूंगा। और हम देखते हैं यहाँ पर पूरा प्लान था स्कॉट को मरवाने का भी, जो अब तक हो नहीं पाया था। और ये सारा प्लान पीटर करने लग रहा है वापस अल्फा बनने के लिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पावर चाहता है अपने हाथ में। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है, जहां पर हम पहले सीन में देख पाते हैं एक अननोन बंदे को जिसका नाम पैट्रिक है, वो एक लड़की को ले जाने लगता है एक बैग में बंद करके। हम देख पाते हैं कि ये बंदा विंडिगो है और इंसानों के ऊपर फीड करता है। हम देखते हैं उसके खाने के लिए उसको काट के रखने वाला था अपने बड़े से फ्रीजर में, जैसा हम पहले भी देख चुके थे। हम देखते हैं यहाँ पर लड़की चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, बट यहाँ पर विंडिगो उसको ओढ़ डराता है क्योंकि उसे लगता है जितना डरेगा उतना टेस्टी इसका मांस होगा। हम देख पाते हैं तब तक वहां पर डीटन एलन आ चुके थे जो हमारे वेटनेरियन है, और यहाँ पर लड़ते हैं पैट्रिक से और उसको हरा देते हैं। बट यहाँ पर पैट्रिक का कहना था डेडपूल खत्म हो चुका है, अब उसको मार के किसी को कुछ पैसे नहीं मिलने वाले हैं। बट हम देखते हैं एलन साफ करते हैं कि वो यहाँ पर पैसे के लिए नहीं है, बल्कि पैट्रिक तुम्हारी हरकतें मुझे पता है, तुम्हें होना चाहिए आइकन हाउस के अंदर ही। और वहां पर उसे मार के बेहोश करता है और उसको आइकन हाउस ले जाने के लिए रेडी करता है, और यहाँ पर इस लड़की को छुड़ा देता है जिस लड़की को ये पुलिस लगता है। बट हम देखते हैं एलन साफ करता है कि वो तो एक वेटनेरियन है और वो सिर्फ यहाँ पर हेल्प करने आया था। हम देख पाते हैं वहां पर ले जाने लगते हैं उसको आइकन हाउस के अंदर, और यहाँ पर वहां के डॉक्टर उसे थैंक यू बोलते हैं हेल्प करने के लिए। और हम देखते हैं आइकन हाउस में एक ऐसा कंपार्टमेंट बना हुआ है जिसके बारे में बिल्डिंग वालों तक को नहीं पता हुआ है, और यहाँ पर कोई भी इविल सुपरनैचुरल है उसको पकड़ के रखा जाता है। हम देखते हैं यहाँ पर कईयों को बंद कर रखा था, और यहाँ पर आए हैं एलन वेलेक से मिलने के लिए। हम देखते हैं यहाँ पर वेलेक के बारे में साफ मना करते हैं डॉक्टर्स जो उसका दोस्त था, और बोलता प्लीज एलन तुम ट्राई भी मत करना, जो भी लोग उसे देख चुके हैं और कभी होश में नहीं आए और बाउंड्री तो उन्होंने क्रॉस की नहीं है, मतलब पक्का पागल हो गए थे। बट हम देखते हैं यहाँ पर एलन साफ करता है कि उसको कुछ पता करना है वेलेक से, और शायद वही हेल्प कर सकता है। और हम देखते हैं ना चाहते हुए भी एलन को अलाउ करते हैं क्योंकि एलन ने उनकी हेल्प की थी पैट्रिक को पकड़ने के लिए। हम देखते हैं अंदर जाने के बाद एलन ऐसा बिहेव करता है कि जैसे वो वेलेक को जानता है और बोलता है डॉक्टर वेलेक मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। और यहाँ पर हम देखते हैं डॉक्टर वेलेक को पता है कि ये केट आर्जेंट के बारे में जानने के लिए आया है क्योंकि उसे डेरिक को सही करना है। हम देखते हैं ये साफ क्वेश्चन था वेलेक का कि वो डेरिक की जान क्यों बचाना चाहता है, और तभी साफ करता है एलन कि उसने किसी ऐसे लव्ड वंस को प्रॉमिस किया था कि वो डेरिक की जान बचाएगा, और शायद वो टालिया हिल्स भी हो सकती है। हम देखते हैं यहाँ पर उसके कहने पे वेलेक बोलता है कि मैं तुम्हें एक चीज दिखा सकता हूँ जिससे कि तुम बचा सकते हो डेरिक की जान, बट ये खतरनाक होगा। और हम देखते हैं यहाँ पर अपनी पट्टी उतारने के बाद अपने सर पे लगा घाव दिखाता है, जिसको देखकर एलन को बड़ा ही अजीब लगता है, बट ध्यान से देखने पे उसको एक आंख नजर आती है जिसको देखने के बाद उसको बेहोशी छाने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। अब वही हम देखते हैं स्कॉट की मॉम उन पैसों को फाइंड आउट तो कर ही लेती है, और हम देखते हैं यहाँ पर स्कॉट से पूछने लगते हैं कि अब तो बेनिफैक्टर नहीं है, ये पैसे कब लौटाओगे उसके, और तुम्हारे पास ये कब से हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर स्कॉट ने पैसे रखे थे कि किसी मोमेंट पे उन्हें जरूरत पड़ी तो इनमें से कुछ निकाल लेगा अपने घर के रेनोवेट कराने के लिए, बिल भरने के लिए, और जितने भी उनकी फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है, यहाँ तक कि स्टाइल की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है उनके लिए।
बट हम देखते हैं उसकी मॉम साफ करती हैं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई शॉर्टकट अपनाओ और उन पैसों को कितना भी यूज करते रहो, कभी ना कभी तो कम पड़ ही जाएंगे और लाइफ ऐसे ही चलेगी। तुम लाइफ को इंसानों से दूर नहीं कर सकते हो और लाइफ में स्ट्रगल्स हैं और सारे पैसे वापस देने के लिए कह देती है। हम देख पाते हैं स्कॉट की मॉम को यहाँ पर पैसे की बहुत जरूरत है, बट वो किसी का पैसा ऐसे ही नहीं लेना चाहती हैं और उसे लौटाने के लिए साफ करती हैं स्कॉट को। और वही हम देखते हैं लियम टाइम बिताने लग रहा था अपने दोस्त मेसन के साथ में, और यहाँ पर मेसन जाने के लिए कहता है क्योंकि उसको कल हिस्ट्री टेस्ट के लिए पढ़ना है। और यहाँ पर हम देखते हैं लियम अकेले रहने से डर रहा है, उसे लगता है कि शायद बर्जर्कर्स उस पर फिर अटैक करेंगे, और वो रात को अकेले सोने से भी डर पा रहा था क्योंकि उसको विजन्स आ रहे थे जहाँ पर बर्जर्कर्स ने उसके ऊपर अटैक किया था। हम देखते हैं लियम कितना भी पावरफुल हो बट उसको कहीं ना कहीं डर था कि बर्जर्कर्स उस पर अटैक करेंगे। और वहीं उसी रात को हम डेरिक को देख पाते हैं जो अभी भी ब्रेडन के साथ में है और कुछ ज्यादा ही इंटीमेट हो चुका है। हम देखते हैं यहाँ पर वो सोने लग रहे थे, तभी अलार्म बजता है और पता लगता है कि उनकी बिल्डिंग में कोई घुस आया है। तभी हम देख पाते हैं उन्हें गन निकाल ली थी और उन्हें लगता है कि शायद ये केट है, और तभी गेट खोलने पता चलता है ये कोई और नहीं लिडिया आ चुकी है उनकी बिल्डिंग के अंदर और बेंची की आवाज में चिल्लाने लगती है, जिसको देख के समझते हैं शायद कोई बड़ी गड़बड़ होने वाली है। और यहाँ पर लिडिया यहाँ तक पहुंच चुकी है तो शायद कोई बड़ी गड़बड़ तो पक्का है। वही हम देखते हैं अगले दिन सुबह यहाँ पर स्टाइल उठ नहीं रहा है और यहाँ पर मलिया उसे उठाने का ट्राई कर रही है और उसे किस भी करती है। हम देखते हैं यहाँ पर कुछ ज्यादा इंटीमेट हो चुके हैं स्टाइल और मलिया और एक दूसरे के साथ टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं अब स्टाइल ढूंढना चाहता है डेजर्ट वुल्फ को, जिसके बारे में पता करना चाहता है और उसके बारे में उसने बोर्ड पे भी लिखा है, और कहीं ना कहीं वो कोई और नहीं मलिया की मॉम ही है। हम देख पाते हैं अगले सीन में कोर्ट सुबह सुबह पहुंच चुका था डेरिक के पास में पता करने के लिए कि लिडिया यहाँ पर क्यों आई थी और ऊपर से उसके पैसे लौटाने के लिए। और सॉरी बोलता है यार मुझे पहले पैसे दे देने चाहिए थे बट क्या करूं नहीं दे पाया। और यहाँ पर हंसते हुए डेरिक बोलता है मैं समझ सकता हूँ तुम एक मिनिमम वेज कमाते हो और तुम्हारे सामने इतना सारा पैसा आ जाए तो हर किसी का मन थोड़ा बहुत डगमगा जाता है, बट तुम एक ट्रू अल्फा हो, तुमने पैसे वापस कर दिए। और डोंट वरी ये पैसे वैसे मेरे नहीं है, ये है पीटर के। और ये सोचने के बाद भाई मैं सोचता हूँ कि क्यों वापस करे, पीटर के ही पैसे थे तो इनको वापस लेके जा सकता था, बट स्कॉट ने ऐसा नहीं किया। और यहाँ पर स्कॉट जानना चाहता है कि उसके पैसे कहाँ पर है और तभी साफ करता है कि ये पूरी बिल्डिंग उसी की है, उसके अलग बैंक अकाउंट्स है और उसको इस पैसे से कोई ज्यादा लेना देना नहीं था, बल्कि पीटर के पैसे पीटर को ना मिले तो उसके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ पर हम देखते हुए बात करने लगते हैं लिडिया के बारे में कि कैसे वो रात को आ चुकी है तो शायद कोई गड़बड़ है, और ऊपर से एलन डीटन उसका वेटनेरियन ही हेल्प कर सकता है डेरिक को, क्योंकि जो भी केट ने उसके साथ किया है वो कुछ तो बड़ी गड़बड़ है जिसके बारे में वो पता नहीं लगा सकते हैं। और अब स्कूल आने के बाद हम देखते हैं मलिया बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उसको C- मिला है, और ये देख के लिडिया सोचते हैं खुश क्यों हो रही है, बट हम देखते हैं मलिया के लिए तो पास होना बहुत बड़ी बात थी, बट हम देखते हैं एक सब्जेक्ट में फेल हुई है और ये देख के उसे बुरा लगता है। बट तभी लिडिया साफ करती है डोंट वरी मेरे नोट्स ले लेना और शायद फिर से तुम पास हो जाओ। और यहाँ पर वो खुश हो जाती है नोट्स के नाम सुन के। और हम देखते हैं कहीं ना कहीं मलिया पास होना चाहती है और साथ ही नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है और फिट इन होना चाहती है इस पूरी सोसाइटी के अंदर फिर से। और वहीं हम देख पाते हैं एलन को जो अभी एक गुफा के अंदर उठता है और हम देखते हैं उसे जगह अजीब सी लगती है जहां पर कंकाल ही कंकाल है और समझ नहीं पा रहा है कि वो कहां पर आ चुका है। बट तभी उसे वो डैगर सा दिखता है जिसे उठाता है और समझ आता है कि ये शायद वही प्लेस है जहां पर डेरिक मिला था। हम देख पाते हैं यहाँ पर कंकाल को देख के उस डैगर को हाथ लगाते हैं और हम देखते हैं ये सिर्फ उनका इल्यूजन चलने लग रहा था और अभी इस मोमेंट पे ये आइकन हाउस में एडमिट है। हम देखते हैं इनके डॉक्टर दोस्त देख के बोलते हैं कि हर कोई यही करता है, उन्हें लगता है कि वो सही हो सकते हैं बट कभी भी मेरी बात नहीं मानते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर बहुत लंबे टाइम से एडमिट है एलन जो होश में नहीं आ रहा है। वही हम देखते हैं लियम को जिसको नाइटमेयर अभी भी आ रहे हैं और वो अपने दोस्तों से थोड़ा अलग होता जा रहा है, जहाँ पर वो अकेला ही वेट लिफ्ट करने का ट्राई करता है 300 पाउंड का, जहाँ पर उसका मेसन दोस्त हेल्प करने का ट्राई करता है बट लियम अपने आप को अकेला रखना चाहता था। हम देखते हैं अकेले में करने के टाइम पे उसे एकदम नाइटमेयर आता है उसी ब्रिजकर का, और हम देख पाते हैं उसका पूरा वेट उसकी चेस्ट के ऊपर आ चुका था जहां पर वो मर भी सकता था। बट हम देखते हैं तब स्कॉट आके उसकी जान बचाता है और साफ करता है अगर तुम्हें हमारे साथ नहीं रहना इट्स ओके, बट तुम अपने दोस्तों को तो मत खो, तुम एक नॉर्मल लाइफ जीने का ट्राई करो। और हम देख पाते हैं पीछे उसे ब्रिजकर दिखने लग रहा था जैसे कि इसका नाइटमेयर अभी खत्म नहीं हुआ है। और अब शाम को हम देख पाते हैं मिस्टर आर्जेंट
अपनी बहन को ढूंढते हुए उन्हीं सीवेज पाइप्स के वहां से जाने लगते हैं जहां पर उन्हें मिलता है पीटर। और ये देख के बोलते हैं कि पीटर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और तभी पीटर बोलता है कि वो स्मेल करते हुए यहाँ पर आ चुका है, उसे स्मेल आई थी केट की। हम देखते हैं यहाँ पर यकीन नहीं करते हैं मिस्टर आर्जेंट उस पे और साफ करते हैं कि उसे तो पता चला है इस डैगर की मदद से जो स्कॉट को मारा था। मैंने उस पर स्टडी किया और पता चला इसके अंदर कुछ केमिकल्स हैं जो यहाँ पर ही हो सकते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर साफ करता है पीटर कि मुझे लगता है कि शायद केट ने कोई बिजकर यहाँ पर छोड़ भी दिया हो किसी को मारने के लिए। और वहीं पर हम देखते हैं पीछे एक बिजकर था जो सीधा अटैक करता है मिस्टर आर्जेंट के ऊपर। और यहाँ पर हम देखते हैं पीटर नहीं चाहता है कि मिस्टर आर्जेंट स्कॉट की हेल्प करे, इसीलिए उसको नीचे ही पकड़वा लेता है उस बिजकर के हाथों और यहाँ पर उसे रोड मार के वहां पर अटका देता है। हम देखते हैं वो साफ करता है कि तुम अगर यहाँ से जाओगे उसे हेल्प करोगे, बट मैंने वादा किया है केट को कि मैं तुम्हें अपने हाथों से नहीं मारूंगा, तो मैं तुम्हें यहाँ पर अटका हुआ छोड़कर जा रहा हूँ जिससे कि दोनों काम बन जाएंगे। और यहाँ से चला जाता है और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर कभी भी मिस्टर आर्जेंट की मौत हो सकती है क्योंकि उस रोड की वजह से वो कभी भी मर सकते हैं और यहाँ पर उनको कोई हेल्प करने के लिए नहीं आएगा। हम देखते हैं यहाँ पर मिस्टर आर्जेंट बहुत बुरी हालत में थे। और अब बात करते हैं कुछ अच्छे टाइम की जो चल रहा था स्कॉट का। हम देखते हैं यहाँ पर वो कीरा के साथ आ चुका है एक खाली फ्लैट में डेरिक के में। और हम देखते हैं पूरी बिल्डिंग ही भाई की है तो एक फ्लैट तो ले ही सकता है अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पे ले जाने के लिए, जहाँ पर दोनों टाइम स्पेंड करने लगते हैं। और यहाँ पर कीरा मूवी लेकर आई थी स्टाइल से मांगकर, जहाँ पर स्टाइल ने स्पेशली कहा था कि स्कॉट को ये फिल्म जरूर दिखानी है। हम देखते हैं यहाँ पर मूवी तो नहीं देखते हैं बट अपनी मूवी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। हम देखते हैं कुछ ज्यादा इंटीमेट होते जा रहे थे, किस करते हैं, बट तभी हम देख पाते हैं यहाँ पर अटैक होता है केट का। हम देखते हैं केट अपने बिजकर के साथ आ चुकी थी और यहाँ पर इन दोनों के ऊपर अटैक कर देती है और उसका पूरा प्लान ये था यहाँ से स्कॉट को ले जाना। हम देखते हैं यहाँ से स्कॉट को लेकर जा चुकी है और कीरा को भी अपने साथ ले गई है क्योंकि वो कोई सबूत छोड़ना नहीं चाहती थी। और वहीं हम देखते हैं स्टाइल बहुत ज्यादा खुश है और पढ़ने लग रहे हैं और यहाँ पर मलिया भी पढ़ रही थी अपने नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए। बट हम देखते हैं तभी शेरिफ आते हैं और बोलते हैं चलो बाहर खाना खाने चलते हैं क्योंकि हमारा जो आइकन हाउस का बिल था वो कैंसिल हो चुका है, अभी हमें ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं ये देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है स्टाइल्स और बोलते हैं उन्होंने हमारा बिल माफ कर दिया। और शेरिफ बोलते करना ही था, तुमको जान से मारने की एक बार ट्राई की है तो शायद उन्हें इसी बात पे सॉरी मांग ली और हमारा बिल माफ कर दिया। थोड़ी प्रॉब्लम लाइफ में अभी भी है बट इट्स ओके, मैं अपने बेटे और उसकी गर्लफ्रेंड को बाहर डिनर पे तो पक्का ले जा सकता हूँ। और बताओ मलिया तुम्हें खाने में क्या पसंद है। और मलिया साफ करती है कि उसे डियर पसंद है और ये देख के स्टाइल बोलता है नहीं डैड इसको ऐसा कुछ नहीं पसंद, इसे सिर्फ पिज्जा पसंद है। बट हम देखते हैं यहाँ पर नॉर्मलाइज होने का ट्राई कर रही थी मलिया और यहाँ पर स्टाइल उसकी हेल्प कर रहा है और कहीं ना कहीं अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो चुके हैं। और अब वहाँ मेसन को देख पाते हैं जो लियम को काम करने का ट्राई करता है और बोलता है यार मुझे पता है तुम मुझसे कुछ छुपा रहा है, तेरी कोई और लाइफ में कोई और बड़ी प्रॉब्लम चल रही है तो डिस्कस नहीं करना चाहता है तो तेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, बट मैं यहाँ तेरा दोस्त हूँ और मेरा लास्ट फ्रेंड गैरेट था जो एक साइकोपैथिक किलर था, तो मुझे और दोस्त तो चाहिए नहीं और मैं तुम्हारे साथ हर खुशी और गम बांटने के लिए रेडी हूँ और तू ना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है बट साथ में गेम तो खेल सकते हैं। और यहाँ पर लियम को मोटिवेट करने का ट्राई कर रहा था उसका दोस्त मेसन और वहां पर दोनों टाइम स्पेंड करने लग रहे थे। बट हम देखते हैं कि आज रात को है उनका मैच उसी स्कूल से जहां पर लियम पहले पढ़ा करता था। हम देखते हैं ये मैच के लिए तैयार होने के लिए जाते हैं बट यहाँ पर अता पता ही नहीं है कोर्ट का ना कीरा का, जिन दोनों का मैच में होना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं दोनों फोन कॉल का वेट करते हैं और यहाँ पर जाने से पहले फोन कर दिया था स्टाइल्स ने स्कॉट को कि थोड़ा लेट हो जाएगा। हम देख पाते हैं कि दोनों वेट करने लगते हैं और तभी उसके कोच आके पूछने लगते हैं कि वो दोनों कहाँ रह गए कीरा और स्कॉट। और तभी साफ करता है स्टाइल कि वो थोड़े से लेट हो जाएंगे, वो थोड़े बिजी हैं एक दूसरे के साथ में। और हम देख पाते हैं कोच पूछते हैं कि ऐसी कौन सी चीज कर रहे हैं जो मैच से ज्यादा जरूरी है और वो लेट हो जाएंगे। और हम देखते हैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाता है स्टाइल कि उसका दोस्त कर क्या रहा है वहां पर। और हम देखते हैं ये मैच खेलने के लिए खुद ही चले जाते हैं जहां पर स्टाइल को खेलना तो बिल्कुल आता नहीं है और वो वेट कर रहे थे कोर्ट का जो अब तक मैदान में नहीं आया था, उसको बार बार मैसेज करता है और यहाँ पर लियम को काम करने का ट्राई करता है कि सब कुछ नॉर्मल है, कल फुल मून है, आज नहीं तो अपने रेज को कंट्रोल करना और कुछ भी नहीं होगा। हम देखते हैं यहाँ पर बार बार मैसेज करने पे भी कोर्ट का कोई आंसर नहीं आ रहा था। यहाँ पर बिल्कुल बेकार खेलता है स्टाइल्स एज यूजुअल, कोई बड़ी बात नहीं थी बट यहाँ पर लियम भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। और वही हम देखते हैं
स्टाइल बोलता है कि शायद उसे जाना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि स्कॉट के साथ हुआ क्या है, और वहां से जाने लगता है। हम देखते हैं सब लोग कंफ्यूज्ड है कि कहाँ गया स्कॉट, और अगर गया भी है तो बताकर क्यों नहीं गया। और हम देखते हैं लियम के नाइटमेयर्स खत्म ही नहीं हो रहे हैं। उसे मैदान में बार बार बेर्सर्कर दिखने लगता है, जिससे वो डरता है और कुछ खेल नहीं पाता है, और यहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डाउन थी। और यही हम देखते हैं लिडिया को, जो सीधा आइकन हॉस्पिटल में पहुंच चुकी थी, और यहाँ पर वो जाती है एलन के पास में, जो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था। हम देखते हैं वहां पर डॉक्टर से कहते हैं कि वो कांटेक्ट करने का ट्राई करेगी एलन से, बट तभी डॉक्टर बोलते हैं वो मूवमेंट ही नहीं कर रहा है। बट हम देखते हैं यहाँ पर लिडिया को कॉन्फिडेंस था कि वो जगा के रहेगी एलन को, और इसीलिए हॉस्पिटल में आ चुकी है, और वहां पर वो उसके फैमिली जैसी थी, इस वजह से उसे अंदर आने दिया था। और वही हम देखते हैं मैच से शेरिफ और स्टाइल जा चुके थे स्कॉट को ढूंढने के लिए, बट यहाँ पर आ चुका है पीटर, जो अपनी बेटी के पास आके बैठ जाता है और उससे बातचीत करने लगता है। बट हम देखते हैं मलिया इसकी बातों में नहीं आने वाली है, बट वो बोलता है कि मैं तुम्हारी माँ डेजर्ट वुल्फ से तुम्हें मिला सकता हूँ, बट तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। और यहाँ पर मलिया का क्वेश्चन था कि हर बार इसको रिटर्न में कुछ चाहिए होता है, किसी के लिए कुछ भी फेवर करे तो। और हम देखते हैं यहाँ पर पीटर चाहे अपनी खुद की बेटी हो चाहे कोई भी हो, उससे डील ही करता है, जहां पर उसकी डील थी कि वो उसकी माँ को ढूंढने में हेल्प करेगा, बट एक ही शर्त पे, जब वो उसे केट को मारने में उसकी हेल्प करेगी या फिर खुद केट को मारेगी उसके कहने पर। और हम देखते हैं ये उसने डील कर ली थी अपनी मॉम को फाइंड करने के लिए, जो कोई और नहीं डेजर्ट वुल्फ थी। हम मैच हार चुके थे, जहां पर हम देखते हैं लियम थोड़ा उदास बैठा हुआ है, बट वहां पर बैरेट आके, जो अपोनेंट टीम का था, उसका हालचाल पूछने लगता है, जो पहले उसे बुली किया करता था। और हम देखते हैं यहाँ पर लियम पूछता है कि उसका हालचाल पूछने क्यों आया है, और तभी वो साफ करता है स्कॉट की वजह से। स्कॉट ने हमारी सबकी जान बचाई थी, और जो तुम्हारा अल्फा है वो बेस्ट है, क्योंकि वो एक ट्रू अल्फा है। उसने पावर कभी गेन नहीं की किसी को मार के, या फिर वो एक फैमिली में पैदा नहीं हुआ वेयरवुल्फ की, तो जो उसके पास पावर है अल्फा की, वो उसकी खुद की है, और कहीं ना कहीं उसने सबको प्रोटेक्ट किया है। और हमारी जो अल्फा है सातोमी, उसका भी एक कैरेक्टर है, इस वजह से हम अपने अल्फा को पसंद करते हैं, और स्कॉट को भी। और तुम लकी हो जो तुम्हें स्कॉट जैसा अल्फा मिला है। और ये कहने के बाद चला जाता है, और हम देखते हैं लियम को लोनलीनेस फील हो रही है, और बोलता है कि अगर वो मेरा अल्फा है तो अभी कहां पर है जब मुझे उसकी जरूरत है। और वही हम देख पाते हैं कीरा को, जो उठती है कंकाल भरे केज के अंदर, जहां पर उठ के चिल्लाने लगती है स्कॉट का नाम लेते हुए, बट हम देखते हैं स्कॉट आसपास नहीं था, और वो डर चुकी थी इस पिंजरे के अंदर। और अब हम देखते हैं मिस्टर आर्जेंट को, जिनकी हालत खराब हो रही है और लंबे टाइम से उनका खून बहने लग रहा था। बट हम देखते हैं वहां पर पहुंचते हैं जॉर्डन पैरिश। हम देखते हैं ये लंबे टाइम से पीछा करने लग रहे थे पीटर का, और पीटर का पीछा करते हुए यहाँ पर पहुंच चुके थे, और उनको लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो नीचे आ चुके थे इन पाइपलाइंस के अंदर, जहां पर हम देखते हैं हेल्प करने की कोशिश करते हैं मिस्टर आर्जेंट की। और हम देखते हैं मिस्टर आर्जेंट साफ करते हैं कि केट और पीटर साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और उनको हमें रोकना होगा, और ये कहीं ना कहीं स्कॉट को हार्म करेंगे। हम देखते हैं यहाँ पर पैरिश बोलता है कि ये सब तो बाद की इन्फॉर्मेशन है, पहले आपकी जान बचानी है, क्योंकि आपका बहुत सारा खून निकल चुका है। अगर मैं आपको इस हालत में छोड़ के गया तो 15 मिनट भी आप जिंदा नहीं रह पाएंगे, और जब तक वापस आऊंगा तो कोई चांस ही नहीं है। और वहां पर बेंट करने की कोशिश करता है उस रोड को, बट हो नहीं पा रही थी। हम देखते हैं यहाँ पर वो चाहते हैं कि मिस्टर आर्जेंट भी हेल्प करें, और हम देखते हैं मिस्टर आर्जेंट के अंदर से सारी होप जा चुकी है। और यहाँ पर पैरिश उन्हें मोटिवेट करने का ट्राई करता है, और बोलते हैं कुछ तो होगा जिसके अंदर से आपका एंगर आए, जिस एंगर को यूज करते हो आप इसको बेंट कर सको। हम देखते हो अपना एंगर दिखाने लगता है पीटर की तरफ, और हम देखते हैं उसको बेंट करने लगता है। और यहाँ पर पैरिश अपनी पूरी पावर लगा के उनकी जान बचाने का ट्राई कर रहा था, और उसकी आंखें लाल कलर में ग्लो करने लगती हैं। मतलब ये कोई सुपरनेचुरल है, जिसके बारे में हमको आगे जाके पता चलने वाला है। और यहाँ पर मिस्टर आर्जेंट की वो जान बचा लेता है। और अब इंफॉर्मेशन फैल चुकी है कि यहाँ से स्कॉट गायब हो चुका है कीरा के साथ में, और यहाँ पर शेरिफ और स्टाइल आके पता करने का ट्राई करते हैं, बट तभी लिडिया कॉल करके बताती है, जहां पर एलन साफ करता है कि उनको लेकर गए मैक्सिको उसी चर्च के अंदर, और हमें भी वहीं जाना होगा। अगर हम टाइम पे जा पाए तो इस कोर्ट को बचा सकते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर सब लोग अलर्ट हो चुके थे और जाने के लिए रेडी है मैक्सिको बचाने के लिए स्कॉट एंड कीरा को। और वही हम देखते हैं स्कॉट को बांध के रखा हुआ है केट ने, और हम देखते हैं केट किसी तरह का रिचुअल करने लग रही है, जिससे कि वो टर्न कर देगी स्कॉट को भी एक बेर्सर्कर में, और उनके दोस्तों के साथ उसी की फाइट कराएगी। और उसके दोस्त कहीं ना कहीं अगर उसे मार भी देंगे तो उनको पता नहीं चलेगा कि बेर्सर्कर कौन है और स्कॉट कौन है। और यही स्टार्टिंग से प्लान था केट का, क्योंकि कहीं ना कहीं जब से स्कॉट उनकी जिंदगी में आया था
सब कुछ खत्म होते हुए जा रहा था और वो जानना चाहती है कि किस तरह का अल्फा है और अगर इसके पास इतनी पावर है तो उसको बर्सर्कर बना के खुद यूज करेगी केट। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कल आएगा लास्ट एपिसोड इसका, तो इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक करना जिससे कि मैं आपके लिए सीजन नेक्स्ट कंटिन्यू कर सकूं। और अब शुरू करते हैं इस एपिसोड को, जहां पर हम देखते हैं हीरा अपने आप को कंकाल से घिरा हुआ पाती है, जहां पर वो डर के बाहर निकलने लगती है और उसे एक बर्सर्कर दिखता है जिससे बचते हुए जाने लगती है, बट दूसरा बर्सर्कर उसे पटक पटक के मारने लगता है। हम देखते हैं यहाँ पर कीरा नोटिस कर पाती है कि कोई और नहीं बल्कि स्कॉटी है, क्योंकि उसका वो टैटू देख पा रही थी और आंखों में देखने से पता चल रहा था कि वो स्कॉटी है। और यहाँ पर आ चुकी थी केट और साफ करती है कि जब वो कैलावेरास के जेल से भाग निकली थी तो उसको पता नहीं था वो कहाँ जाए, बट यहाँ पर उसको एक एनर्जी खींचते हुए लेकर आई इस पुराने एस्टेक टेम्पल के अंदर। यहाँ पर बर्सर्कर्स मेरा वेट कर रहे थे और ये मेरे हर ऑर्डर को फॉलो करते हैं और इन्हीं की वजह से मैं सरवाइव कर पाई थी और मुझे इनके बारे में जानना था कि मुझे क्यों फॉलो करते हैं। और तब मैंने किसी की ऐसी की हेल्प ली जिसपे मैं कभी ट्रस्ट नहीं कर सकती थी, बट मैंने किया और पता लगाया कि मुझे कहते हैं लालोबा द बोन वुमन, जिसको फॉलो करते हैं बर्सर्कर्स। और मुझे पता चल चुका है कि मैं अपने और भी बर्सर्कर्स बना सकती हूँ अपनी पावर को यूज करते हुए। और यहाँ पर मुझे इसकी लॉयल्टी चेक करनी है। स्कॉट अब मेरा बर्सर्कर बन चुका है और यहाँ पर वो तुम्हें मार के अपनी लॉयल्टी प्रूफ करेगा। और हम देखते हैं यहाँ पर वो साफ करती है कि स्कॉट ने अब तक किसी को नहीं मारा और वो एक ट्रू अल्फा है। तो चलो इस बात को कैंसिल करते हुए इससे किसी की हत्या करवाते हैं, किसी इनोसेंट की। और यहाँ पर हम देखते हैं ऑर्डर देती है कीरा को मारने के लिए। हम देखते हैं यहाँ पर स्कॉट टैप करता है कीरा को अपने डैगर से और यहाँ पर कीरा दर्द के मारे चिल्लाने लगती है और यहाँ पर कीरा की हेल्प करने के लिए कोई नहीं है। और केट का प्लान लगभग वर्क कर चुका है, जहाँ पर वो यूज कर रही है स्कॉट को अपने बर्सर्कर के तौर पर। और अब वही स्टाइल पूरी तैयारी करने का ट्राई करता है मैक्सिको जाने की, बट उसके डैड उसे साफ मना करते हैं कि पहले वो सबूत ढूंढने गए। डीटन को किसी एक बंदे ने विजन दिखाया जिसकी तीसरी आंख है, वो इन बातों पे यकीन नहीं करते हैं, उनको और इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो पूरी तैयारी के साथ वहां पर जाना चाहते हैं। ऐसे ही नहीं मैक्सिको चले जाएंगे। और हम देखते हैं यहाँ पर जाना चाहता है तुरंत स्टाइल्स, क्योंकि उसे लगता है कि अगर हेल्प नहीं की अभी स्कॉट की तो शायद वो मर ना जाए। और अब हम देख पाते हैं कि स्टाइल को लगता है कि उसे अकेला ही जाना पड़ेगा, बट उसके डैड उसे वार्न करते हैं कि अकेला जाने का सोचा भी तो जेल में बंद कर दूंगा। और यहाँ पर स्टाइल साफ करता है कि वहां से वो निकल जाएगा, बट उसे कुछ तो करना ही पड़ेगा। बट हम देखते हैं उसको डैड उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे थे और यहाँ तक कि उसके कहने पे गन भी उसे नहीं देते हैं। हम देख पा रहे थे यहाँ पर स्टाइल जाना चाहता है स्कॉट की जान बचाने के लिए किसी भी हालत में। और वहीं डेरिक भी तैयारी करने लग रहा था ब्रेडन के साथ मिलकर, जहां पर उसे लगता है कि शायद वो जिंदा वापस नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास वेयरवुल्फ वाली पावर नहीं है, उसे ढंग से गन वन चलानी आएगी नहीं, तो शायद उसकी मौत तो पक्का है। बट फिर भी वो जाने के लिए तैयार था। बट हम देखते हैं ब्रेडन उसे मोटिवेट करने का ट्राई करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रेडन अब उससे प्यार करने लगी थी। हम देखते हैं यहाँ पर इनकी जोड़ी बहुत अच्छी जम रही है, जहां पर डेरिक कॉन्फिडेंस गेन कर रहा है ब्रेडन की वजह से। और वहीं पीटर वहां के साफ करता है कि उनको मिलके काम करना पड़ेगा उन बर्सर्कर्स को हराने के लिए, इतना इजी नहीं है। हम देखते हैं डेरिक साफ करता है कि उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आर्जेंट से हेल्प लेगा। पता नहीं अभी आर्जेंट उनका रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर पीटर बोलता है हमारे पास टाइम नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम देखते हैं डेरिक यहाँ पर पीटर की हेल्प लेने के लिए रेडी था, क्योंकि मिस्टर आर्जेंट का फोन नहीं लग रहा था लंबे टाइम से। और वही हम देखते हैं लियम साथ जाना चाहता है और यहाँ पर स्टाइल साफ मना करता है कि तू साथ आएगा तो पंगा हो जाएगा, आज फुल मून है, तू पहले ही कंट्रोल नहीं कर पाता है, हम मैक्सिको पहुंचे और तू हमें ही मार दे, कहानी खत्म है, फिर स्कॉट को कैसे बचाएंगे, तू ना साथ चले तो बेटर है। बट हम देखते हैं लियम को समझ आ गया था कि उसे पैक में एक साथ रहने की जरूरत है और यहाँ पर वो चलने की जिद करता है। और यहाँ पर वो बोलता है कैसे लेके जाएंगे तुझे और तू कंट्रोल कैसे कर पाएगा। बट स्टाइल से साफ करता है लियम के साथ जाने वाला है, और चाहे उसको प्रिजन के अंदर या फिर किसी बॉक्स के अंदर बंद करके ले जाओ। और हम देखते हैं यहाँ पर इससे आइडिया आता है स्टाइल्स को, और यहाँ पर इसने डेरिक के हाथों मंगा ली थी एक प्रिजन वैन। हम देखते हैं यहाँ पर इसको ड्राइव करके ब्रेडन लेकर आ चुकी थी, जहां पर डेरिक का क्वेश्चन था लियम भी जाएगा, इसको एंगर इश्यूज होते हैं और आज फुल मून है। और हम देखते हैं लियम का क्वेश्चन था कि वो अपनी बेस्ट देना चाहता है स्कॉट की जान बचाने के लिए। और यहाँ पर स्टाइल का क्वेश्चन था कि पीटर को क्यों लेके आए यहाँ पर बेसिकली। और पीटर साफ करता है सबकी हेल्प जरूरी है, यहाँ पर हमें स्कॉट को बचाना चाहिए। हम देखते हैं यहाँ पर ये सब लोग रेडी थे यहाँ से जाने के लिए, जहां पर लियम को पीछे बांध कर ले जाएंगे अगर वो टर्न होता है तो, वैसे उसे कंट्रोल करने का सिखा देगा डेरिक रास्ते में। और वही लिडिया भी इनके साथ जाने वाली थी और यहाँ पर वो कुछ हीरा के
ड्रेसेस को लेकर आती है जो उसने स्कूल में रखी हुई थी। हम देखते हैं तभी उसके ऊपर बिजकर अटैक करता है और हम देख पाते हैं यहाँ पर बार बार स्टाइल उसे फोन करने का ट्राई कर रहा है और उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। और तभी वो सोचते हैं कि उन्हें चलना चाहिए और शायद उनके पास तलवार और बाकी चीजें हैं जिनको मलिया सेंड करते हुए पहुंच जाएगी उस जगह तक और हेल्प उनको कर देगी वैसे भी। और हम देखते हैं यहाँ पर बिना लिडिया के जाने लगते हैं और यहाँ पर लियम साफ करता है कि मेसन अपनी एक्स्ट्रा क्लास के लिए स्कूल के अंदर ही है, उसको कह दूंगा कि लिडिया को ढूंढ ले तो ज्यादा बेटर है। हम देखते हैं ये कहने के बाद गाड़ी में बैठने लगते हैं, बट तभी पीटर साफ करता है कि जो तुम लड़ने वाले हो वो केट नहीं बल्कि बिजकर से लड़ोगे और बिजकर के अंदर कोई ह्यूमैनिटी नहीं है। उन स्कल के पीछे तुम्हें आंखें जरूर दिखेंगी बट उनके अंदर कोई इंसानियत बाकी नहीं है, तो प्लीज अपनी जान बचाने के लिए उनको मारना, वो तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कहीं ना कहीं लियम डर चुका था और ये बात पीटर को पता थी। हम देखते हैं यहाँ से बैठकर सीधा निकल लेते हैं मैक्सिको की तरफ, जहां पर साफ इन्फॉर्म किया मलिया को स्टाइल ने कि अपने डैड जो पीटर है उससे ज्यादा बात नहीं करनी है, फुल म्यूजिक ऑन रखना है और कोई बॉन्डिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पीटर है। हम देखते हैं यहाँ पर स्टाइल की बात मानते हुए वो करने लगती है हाई वॉल्यूम, बट तभी पीटर बोलता है हम बात कर सकते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर उससे ज्यादा बात नहीं करना चाहती और समझ पाता है पीटर कि ये कहीं ना कहीं स्टाइल ने जरूर कहा होगा इससे, और बोलता है अगर तुम स्टाइल की चिंता करती हो तो प्लीज तुम हेल्प करना उस केट को मारने के लिए। और हम देखते हैं साफ करती है मलिया कि वो सबकी हेल्प करना चाहती है और वो सबके लिए टेंस्ड है। और यहाँ पर उसको समझाने का ट्राई करता है बार बार पीटर कि तुम्हें मारना पड़ेगा केट को, तभी हम कीरा और स्कॉट को बचा पाएंगे। हम देखते हैं मलिया सीधा गाड़ी चलाने लगती है, बट कहीं ना कहीं वो इंस्ट्रक्शन मान रही थी पीटर की भी। और दूसरी गाड़ी के अंदर हम देख पाते हैं कि यहाँ पर डेरिक एक टस्केलियन देते हुए समझाने का ट्राई करता है लियम को कि ये हमारी फैमिली में सेंचुरीज से है, इसके पास पावर है तुम्हें कंट्रोल सिखाने की। और ये सुनने के बाद यहाँ पर अजीब तरीके से देखने लगता है स्टाइल्स, क्योंकि उसे पता है टस्केलियन रियल में वर्क नहीं करता है। बट तभी डेरिक आंख दिखाता है और समझाने का ट्राई करता है कि हर बार कोई ना कोई वुल्फ इस बात में आके अपने आप पे कंट्रोल करना सीख जाता है, तो इसको सीखने में क्या दिक्कत है। हम देखते हैं अल्फा बीटा ओमेगा ये करते हुए उसको सिखाने का ट्राई कर रहा था कि अपने आप को कंट्रोल कर सके। और हम देखते हैं कहीं ना कहीं ये वर्क भी करेगा क्योंकि सब पे करता हुआ है। और कहीं ना कहीं इस टस्केलियन के अंदर पावर नहीं है, आपको सेल्फ पे फोकस करना पड़ता है अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। और वहीं हम मेसन को देख पाते हैं जो स्कूल में ढूंढने की कोशिश करता है और यहाँ पर उसको लिडिया नहीं मिलती है, बट हम देख पाते हैं मेसन को मिल जाता है उसका फोन और उस फोन को उठाने के बाद चेक करने लगता है और वहां पर विजेकर की फोटो थी और बोलते हैं ये क्या चीज है। और तभी विजेकर उस पर अटैक करता है और उसको भी बेहोश करके उसका फोन छीन के पटक देता है लिडिया के साथ में ही। जहां पर होश पे आने के बाद वो क्वेश्चन पूछने लगता है तो साफ करती है लिडिया कि हाँ उसे पता है वो डिमोनिक जैसी चीज जो बड़ी सी थी वो एक इंसान तो पक्का नहीं है और वो हमको यहाँ पर रोक के रखना चाहती है, इसलिए हम दोनों को यहाँ पर फोन छीन लिए है और शायद ये कोई साजिश है। और यहाँ हम देखते हैं कीरा की हालत खराब होती जा रही है और उसका खून बहता जा रहा है और वो हील नहीं हो रही है। जहाँ पर उसको उसके मोम के विजन आने लगते हैं, जहाँ पर उसकी मोम उसे बताती है कि तुम वेयरवुल्फ जैसे अपने आप को हील कर सकती हो, बस तुम्हें पेन एब्जॉर्ब करना पड़ेगा जैसे एक वुल्फ करता है। हम और वुल्फ की ज्यादा बनती नहीं है और दूसरी बात है, बट हम एक जैसे ही क्रीचर्स हैं। और यहाँ पर कीरा अपना हाथ पटक पटक के मारती है और पत्थर तोड़ के उसे दबाने लगती है हाथ में, जिससे कि उसको कट लगता है, उसको पेन होता है और जैसे उसको पेन होता है उसकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं अपने आप को हील करने लगती है कीरा, क्योंकि उसे पता है कि जल्दी अगर वो यहाँ से नहीं भागी तो शायद वो मर जाएगी। और वहीं लियम को कंट्रोल नहीं हो रहा है, उसका रेज बढ़ने लग रहा है और यहाँ पर उसके गुस्से की वजह से गाड़ी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी चलने लग रही है। और यहाँ पर अल्फा बीटा ओमेगा ये मंत्र काम नहीं कर रहा है और ये देख के हम देखते हैं वो अपनी एक हथकड़ी भी तोड़ लेता है और उसका रेज इतना देखकर डेरिक उसे कंट्रोल करने का ट्राई कर रहा था। और यहाँ पर इनकी जान खतरे में पड़ी है, स्कॉट को बचाए ना बचाए खुद की जान खतरे में पड़ रही है अब इनकी। और हम देख पा रहे थे कि शांत करने का ट्राई करता है स्टाइल्स उसे एक बुद्धिस्ट मंत्रा से जो था द सन द मून एंड द ट्रुथ। और हम देखते कहीं ना कहीं वो काम होता जा रहा था और यहाँ पर ये मंत्र यूज करते हुए अपने आप पे काबू पाने की कोशिश कर रहा है लियम। और हम देखते जब तक वो शांत होने लगता है वो अपनी पावर्स को कहीं ना कहीं कंट्रोल भी करने लगा था, जो बहुत ही जल्दी हुआ। और ये देख के सब लोग खुश थे कि चलो उनके पास अब एक सिपाही आ चुका है, ना कि दुश्मन जो उनके लिए लड़ने के लिए तैयार है। और अब ये पहुंच चुके थे उसी चर्च के पास में। हम देखते यहाँ से निकलने का ट्राई करता है डेरिक, बट जैसे ही गाड़ी के बाहर निकलता है उसको बजकर पकड़ के मारने लगता है, मुक्के उसके बाद स्टैब करता है अपने डैगर से। और ये हालत देख के हम देखते हैं भागती हुई आती है ब्रेडन और शूट करने लगती है और बेजकर को वहां से भगा देती है मार मार के।
बट हम देख पाते हैं यहाँ पर डेरिक की हालत खराब हो चुकी थी और ये देख के तो पीटर को भी बुरा लगने लगता है एक मोमेंट के लिए। बट तभी डेरिक साफ करता है कि तुम जाके स्कॉट को बचाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा, मेरी चिंता मत करो, स्कॉट को बचाना जरूरी है। और यहाँ से सब लोगों को भेजता है अंदर की तरफ जहाँ पर वो बचाने वाले थे स्कॉट को। और यहाँ पर हालत ज्यादा ही खराब हो चुकी है और यहाँ पर ब्रेडन उसके साथ रुकने लगती है उसको देखने के लिए कि फिर से कोई इस पर अटैक ना कर दे। और यहाँ पर अब डेरिक हिल भी नहीं पा रहा है। और अब हम देख पाते हैं कि स्टाइल के डैड का फोन आता है स्टाइल के पास में और यहाँ पर इतनी बड़ी सिचुएशन बनी हुई है। बट यहाँ पर स्टाइल अपने डैड का फोन उठाता है जहाँ पर उसके डैड उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा थे कि वो शायद जा चुका है मैक्सिको बिना बताए, और वैसा ही था। हम देखते हैं उसके डैड उसको पनिश करने के लिए रेडी थे बट वो बोलता है कि जो भी करना है बाद में करना, बट अभी मुझे मेरे दोस्त की जान बचानी है। और यहाँ पर वो मैक्सिको में आ चुका है तो यहाँ से स्कॉट को लेकर ही जाएगा। और हम देखते हैं यहाँ पर उसके डैड बोलते हैं ओके अपने दोस्त की हेल्प करो बट सब कुछ सेफली करने का ट्राई करना, सिचुएशन थोड़ी खराब है मुझे समझ आ रही है और मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। और तभी वो बोलते हैं हाँ आप बाकियों को इन्फॉर्म कर सकते हैं और ऊपर से स्कूल में जाके चेक कर सकते हैं कि लिडिया सेफ है कि नहीं या फिर वो किसी ट्रबल में तो नहीं है। वहां पर मेसन को भी भेजा था और उसका भी फोन नहीं लग रहा है तो शायद कोई गड़बड़ हो सकती है, प्लीज आप जाके पता करना। अगर वहां पर कोई बिजकर हुआ तो उसके लिए प्लीज पहले से वेपन लेके जाना क्योंकि मुझे लगता है केट ने पूरा प्लान करके किया हुआ है। और हम देखते हैं यहाँ से स्टाइल के डैड जो शेरिफ है जाने लगते हैं स्कूल की तरफ। और अब हम देख पाते हैं ब्रेडन बाहर ध्यान रखने लग रही थी कि उनपे अटैक ना हो जाए बट तभी बिजकर के साथ केट आ चुकी थी और यहाँ पर अटैक करना शुरू करती है ब्रेडन। बट हम देखते हैं गोलियां खत्म होने लग रही थी और उसे लगता है कि शायद वो नहीं बच पाएगी बट तभी वहां पर हंटर्स की पूरी टीम वहां पर पहुंच चुकी थी। हम देखते हैं यहाँ पर ब्रेडन लगभग मरने वाली है क्योंकि उसको बिजकर ने पकड़ लिया है बट यहाँ पर हंटर आके मारना शुरू करते हैं इन सबको और ये दोनों भागने लगते हैं। हम देख पा रहे थे कि इस टाइम पे बहुत बुरी लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है बाहर जहां पर ब्रेडन अब अकेली नहीं थी और यहाँ पर ये हंटर मारने लगते हैं उस बिजकर को और केट को। बट हम देख पाते हैं यहाँ पर जब तक ब्रेडन पहुंचती है यहाँ पर डेरिक की मौत हो चुकी है। हम देखते हैं यहाँ पर डेरिक मर जाता है और ये देख के ब्रेडन को बहुत इमोशनल फील होने लगता है। और हम देख पाते हैं बिल्डिंग के अंदर जहां पर एक और बिजकर है जो अटैक करने लग रहा है इन सब लोगों पे, जहां पर वो बचने का ट्राई कर रहे हैं और एट लास्ट बिजकर से लड़ना शुरू करते हैं। हम देख पा रहे थे यहाँ पर लड़ना शुरू करते हैं उस बिजकर के साथ में और यहाँ पर बिजकर उनको बराबर की टक्कर देने लग रहा था जहां पर स्टाइल अकेला जाने लगता है बिल्डिंग में और वहां पर ढूंढने की कोशिश करता है स्कॉट को बट उसे मिलती है कीरा जो स्टाइल को सच बताती है कि उनमें से एक बिजकर कोई और नहीं हमारा स्कॉट ही है। उस केट ने कुछ ऐसा किया है जो उसके बारे में उसको नहीं पता है कि जिससे कि वो बिजकर बन चुका है। बट अगर हमने अपने दोस्त स्कॉट को मार दिया बिजकर समझ के तो इससे बड़ी भूल कुछ हो नहीं सकती है। हमें उन सबको रोकना होगा और हमको स्कॉट को आजाद करना ही होगा। हम देखते हैं यहाँ पर समझ पा रहे थे कि इसी वजह से लिडिया को यहाँ पर नहीं आने दिया और यहाँ पर ये स्कॉट को मारने वाले हैं। अगर लिडिया यहाँ पर होती तो स्कॉट को पहले ही पहचान जाती और सबको सच बता देती बट इसीलिए उनने लिडिया को यहाँ पर आने नहीं दिया है और अब ये जान बचाने के लिए जाते हैं स्कॉट की। हम देखते हैं यहाँ पर स्कॉट को लगभग मारने वाले थे बट कीरा अपनी तलवार यूज करके उस ड्रैगर को कट करती है और यहाँ पर मलिया को रोकती है मारने से स्कॉट को और साफ करते हैं कि ये स्कॉट है इसको मत मारो। हम देखते हैं उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे और ये देख के पीटर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्कॉट को मरवाना चाहता था। हम देखते हैं सबको रोककर वो बिजकर स्कॉट को पकड़ लेते हैं और यहाँ पर उसे मारने भी नहीं देते, उसे जान से मारते भी नहीं है और पता करने का ट्राई करते हैं कि इसको कैसे सही किया जाए। बट हम देखते हैं तभी वो लियम पे अटैक कर देता है और लियम बात करने का ट्राई करता है स्कॉट से जो थोड़ा इम्पॉसिबल टाइप था क्योंकि बिजकर के अंदर इंसानियत होती नहीं है। बट हम देखते हैं कहीं ना कहीं वो स्कॉट से बात करने का ट्राई करता है और कहता है स्कॉट तुम एक मॉन्स्टर नहीं हो, तुम एक वेयरवुल्फ हो, तुमने हमको कहीं ना कहीं लीड किया है, समझने की कोशिश करो स्कॉट, तुम एक वेयरवुल्फ हो। और हम देखते हैं कहीं ना कहीं स्कॉट अपने होश में आने लग रहा था क्योंकि उसको कमी टाइम हुआ बिजकर बने तो अपने होश में आ पा रहा था और तभी वो अपना आर्मर उतारने लगता है जैसे कि वो समझ गया हो कि उसको ये सब उतारना है। हम देखते हैं अपने मास्क को तोड़ता है और अपने अंदर से बिजकर वाली पावर्स को दूर फेंक के खत्म कर देता है जिससे कि वो रियल फॉर्म में आ सके। हम देख पा रहे थे सब लोग ये देख के खुश है सिवाय पीटर के। और अब लिडिया को देख पाते हैं जो भागना चाहती है उस बेसमेंट से बचकर उस बिजकर से जो कर नहीं पा रही थी क्योंकि हम देखते हो बिजकर उनकी गार्ड करने लग रहा था और यहाँ से जाने नहीं दे रहा था दोनों को ही। दोनों अटैक करने का ट्राई भी करते हैं बेसबॉल बैट से बट दोनों को पटक के मारता है जहां पर वो उन्हें दोनों को जान से नहीं मार रहा था बट उनको वहां से जाने भी नहीं दे रहा था। और तभी हम देखते हैं वहां पर शेरिफ पहुंचते हैं, एक बॉम्ब फेंक के मारते हैं बिजकर पर और छुप जाते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर लिडिया भी छुप चुकी थी, एक धमाका होता है और यहाँ पर बिजकर खत्म।
बट हम देख पा रहे थे कि लिडिया समझ रही है कि उसको जाने से रोका गया है क्योंकि कहीं ना कहीं स्कॉट की जान खतरे में है और वो पहले ही पता लगा लेती। और यहाँ पर वो दोनों डरने लगते हैं और हम देखते हैं स्कॉट कैसे बच पाएगा। और यहाँ पर वो पीटर को ब्लेम करने लगता है कि उसको सब कुछ स्टार्टिंग से पता था, उसी ने बताया केट को बेर्सर्कर कैसे बनाए जाते हैं और वो हमारी टीम में नहीं है और वो केट को हेल्प करने लग रहा है लंबे टाइम से। और हम देखते हैं यहाँ पर वो साफ करता है कि ये सब उसने किया अपनी फैमिली की पावर बचाने के लिए और एक पिद्दी सा लड़का आके हमारी फैमिली पावर को नहीं ले सकता है और वो अल्फा नहीं हो सकता है, असली अल्फा वो है। और यहाँ तक कि स्कॉट तो तब भी नहीं मारता जब कुछ लोग मरने के हकदार हो, तो वो ऐसी पावर स्कॉट के हाथ में नहीं छोड़ेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं मलिया अटैक करने का ट्राई करती है अपने फादर पे, बट मलिया को फेंक के मारता है और बोलता है बेटी तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। और यहाँ पर अटैक करने के लिए कीरा आगे आती है, बट कोर्ट साफ करता है कि इस बार वो लड़ेगा। हम देखते हैं यहाँ पर इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां पर पीटर के पास ज्यादा स्ट्रेंथ है, ज्यादा एक्सपीरियंस है और ज्यादा लड़ाई करनी आती है। और दूसरी तरफ है हमारा स्कॉट जो अल्फा है, कॉन्फिडेंट है और यहाँ पर बराबर की टक्कर चलने लग रही थी। और वहीं बाहर हंटर्स मरना शुरू हो चुके थे क्योंकि यहाँ पर ना बेर्सर्कर हर रहा था ना केट जो भाग भाग के इनको मारने लग रही है और यहाँ पर उनके पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। बट तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक वेयरवुल्फ फुल वुल्फ फॉर्म में आके उस पर अटैक करता है और यहाँ पर केट को बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है। और ये कोई और नहीं, डेरिक था। हम देखते हैं ये देख के साफ करती है ब्रेडन की वो तो मर चुका था, बट तभी पता चलता है कि डेरिक इवॉल्व हो रहा है और ज्यादा पावरफुल वेयरवुल्फ में और कहीं ना कहीं उसके पास अब ज्यादा स्ट्रेंथ है। और ये देख के केट वहां से भागने लगती है और यहाँ पर मिस्टर आर्जेंट भी अपनी बहन पे गोली चला देते हैं। और हम देखते हैं यहाँ से केट भाग रही थी वापस उसी बिल्डिंग के अंदर और यहाँ पर उसका पीछा करने लग रहे थे मिस्टर आर्जेंट। और यहाँ स्कॉट मुकाबला नहीं कर पा रहा था पीटर का क्योंकि पीटर कहीं ना कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। बट तभी स्कॉट को रियलाइज होता है कि उसको अपना पैक भी संभालना है और अपने लोग की रक्षा भी करना है। और यहाँ पर उसका एंगर डबल हो चुका था और मारना स्टार्ट करता है पीटर को और पीटर को बेहोश कर देता है मुक्का मार के और साफ करता है कि वो एक अल्फा कभी भी नहीं था। और यहाँ पर हम देख पा रहे थे उसको बेहोश करता है और जान से नहीं मारता है। और यहाँ पर मिस्टर आर्जेंट अपनी बहन का पीछा करते हुए उसे मारने के लिए आ रहे थे, बट यहाँ पर केट साफ करती है कि तुम मेरे भाई हो, तुम मुझे नहीं मार सकते हो, मुझे पता है। और यहाँ पर मिस्टर आर्जेंट साफ करते हैं कि मैं हमेशा तुमको खतरे से दूर ले जाने का ट्राई करता था, अभी भी कर रहा हूँ, पहले भी करता था। तुम खतरे से क्यों दूर नहीं चली जाती हो, हमेशा खतरा मोड़ लेना तुम्हारी क्यों फितरत है। और हम देखते हैं यहाँ से कहीं ना कहीं अपनी बहन को जाने देता है, बट बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुका था। और यहाँ हम देखते हैं केट जिंदा जा चुकी है और यहाँ पर मिस्टर आर्जेंट बहुत ज्यादा इमोशनल है अपनी बहन को खोकर क्योंकि उसने पूरी फैमिली को लगभग खो ही दिया था। और अब सुबह हो चुकी थी। हम देखते हैं यहाँ से सब लोग जाने लगते हैं, जहाँ पर मिस्टर आर्जेंट बोलते हैं कि उन्होंने वादा किया था कि अगर कैलावेरास उसकी हेल्प करने के लिए आएंगे तो उन्हें हेल्प करनी पड़ेगी केट को पकड़ने के लिए और उनके पैक को ज्वाइन करने के लिए। तो वो जा रहा है दूसरे हंटर्स के साथ और प्लीज कोर्ट तुम सब कुछ संभाल लोगे मुझे पता है, बट अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम बता सकते हो। और यहाँ पर हम देखते चले जाते हैं और साथ में जा रहा था डेरिक ब्रेडन के साथ में। हम देखते हैं ब्रेडन के साथ में जाने लगता है, जहां पर पता चलता है कि ब्रेडन सच में यूएस मार्शल थी और वो किसी द डेजर्ट वुल्फ का पीछा करते हुए इतने पूरे मिशन में आ चुकी है और वो अब डेरिक के साथ यहाँ से जा रही है। और कहीं ना कहीं ये द डेजर्ट वुल्फ है वो बहुत ही खतरनाक हो सकती है और वो कहीं ना कहीं मलिया की मॉम भी है। हम देखते हैं उसको पकड़ना एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है सब लोगों के लिए। और यहाँ पर इनने पीटर को वुल्फ बेन दे दिया था जिससे कि वो लंबे टाइम तक बेहोश रहे और उसको ले जाके कहीं ऐसी जगह पटक दे जहां से वो कभी वापस ना आ सके बट उसे जान से ना मारे। और अब सब लोग वापस आ चुके हैं अपने होम टाउन बीकन हिल्स में और यहाँ पर स्टाइल अपने डैड से मिलते हैं और गले लग जाते हैं और यहाँ पर मलिया भी उनके गले लगती है और हम देखते हैं पूरी एक हैप्पी फैमिली बन चुकी है। और यहाँ पर शेरिफ उनको डिनर के लिए ले जाने के लिए बोलते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर वो जाने की प्लानिंग करते हैं, बट तभी उन्हें चुपचाप बांध दिया था स्टाइल को हथकड़ियों से जिससे कि उसको पनिशमेंट मिल सके ना ऑर्डर मानने की, और उसको वहीं पर छोड़ के मलिया के साथ चले जाते हैं डिनर करने के लिए। जहां पर स्टाइल बोलता है यार कुछ तो खाने के लिए मेरे लिए भी ले आना, मुझे भी बहुत भूख लग रही है, बट उसके डैड ने उसे पनिश किया था बिना बताए मैक्सिको भागने के लिए। और वहीं स्कूल के अंदर कीरा की मॉम उससे एक उसकी टेल बना के देती है जो एक तरह की रिप्रेजेंटेशन थी
क्योंकि वो एक कित्सुने है। और ये देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कीरा कि उसके पास खुद की एक टेल होगी, क्योंकि वो अब मैच्योर होती जा रही है और ज्यादा पावरफुल भी। और यही कोच पूछना स्टार्ट करते हैं कि तीनों कहां पर थे, उनने ना प्रैक्टिस की और एक मैच भी छोड़ के चले गए थे, तो उनके साथ गड़बड़ क्या है वो बताए, और ये सब क्यों कर रहे हैं। और वहां पर स्टोरी बनाते हैं कि वो घूमने गए थे और यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो ये दोनों मेरे को हेल्प करने आए थे। बट कोच को इनकी स्टोरी की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है तीनों झूठ बोलने लग रहे हैं, कोई और बात है। बट वो साफ करते हैं कि लियम एक ऐसा स्टूडेंट है जो बहुत ही अच्छा लक्रोस खेलता है, और अब ये इन दोनों की जिम्मेदारी है कि लियम का ख्याल रखें। और यहाँ पर ये सुन के लियम भी खुश हो जाता है, और यहाँ पर चले जाते हैं कोच, और ये तीनों थोड़ा खुश दिखाई दे रहे थे। बट कोई बंदा खुश नहीं है, वो है पीटर, जिसको पकड़ के आइकन हाउस में बंद कर दिया है। और हम देख पाते हैं उसको बंद किया है डॉक्टर वैलेक के साथ में, जहां पर पीटर चिल्ला चिल्ला के कहता है कि यहाँ से निकल के दिखाएगा। बट तभी वैलेक बोलता है कि तुम यहाँ से नहीं निकल सकते हो, क्योंकि तुम्हें वुल्फ बेन दिया हुआ है, ऊपर से पूरे रूम की लकड़ियां माउंटेन ऐश की है, तुम क्रॉस नहीं कर पाओगे। और यहाँ पर हम देखते हैं पूछने लगता है कि तू है कौन जो ये सब मुझे बकवास बातें बता रहे हैं। और तभी पीटर को साफ करता है कि वो बताने में नहीं, दिखाने में इंटरेस्ट रखता है, और अपनी पट्टी उतार के अपनी थर्ड आई दिखाता है, जिसको देख के चिल्ला के डरने लगता है पीटर, और वहां से बाहर निकलने की जिद करता है। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है, जहां पर हम देखते हैं पीटर के साथ आगे क्या होगा, देखते हैं अगले सीजन में। और ये डेजर्ट वुल्फ कौन है भाई? मलिया की मॉम तो है, बट यह क्या पीटर से भी ज्यादा खतरनाक चीज है? देखते हैं अगले सीजन में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, देखते रहो शो टाइम अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, शायना एंड टाटा।